हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स जो होते हैं उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण होता है विद्रोह। ठीक है, उसको हम स्पेक्ट्रम से कंप्लीट करेंगे। 1857 से पूर्व के जितने विद्रोह हैं ना, उन सब को कंप्लीट करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, एक ना एक क्वेश्चन इससे गारंटेड रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो स्पेक्ट्रम से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मैंने केबीसी नैनो की बुक जो आती है बिहार समग्र, उसको कंप्लीट करा दिया है लगभग में। बाकी जो भी चैप्टर्स बाकी हैं एक एक लाइन उसको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, इस चैप्टर का नाम है। ये स्पेक्ट्रम की बुक है। हम में से अधिकतर यह सोचते हैं कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत शासन कर रहे थे के विरुद्ध पहला बड़ा असंतोष था। अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं। हालांकि 1857 के विद्रोह कई ऐसे घटनाएं घटी जिन्होंने दर्शाया कि सब कुछ ठीक नहीं था। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है। और धीरे धीरे असंतोष पनप रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लोगों के विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में लोग शब्द में भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय और वर्ग शामिल थे। ज्यों-ज्यों अंग्रेज पूरे भारत में फैलते गए ना, त्यों पूरे भारत में विद्रोह भी फैलता गया। अब लोग शब्द में कौन कौन शामिल थे? विभिन्न समुदाय वर्ग के शामिल थे जो नकारात्मक रूप से विदेशी शासन से प्रभावित थे। किसान, शिल्पकार, जनजातीय शासक वर्ग, हर एक आदमी परेशान था। सैन्य कर्मी, सब, पूर्व के शासक, सब कोई इस विद्रोह के हित भाव अर्थ में भिन्न थे। जैसा कि प्रत्येक वर्ग की अलग शिकायत थी, लेकिन इन सब का एक उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन का अंत करना। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है। जहाँ से मेन शुरू होगा वहाँ से लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासन द्वारा सरकार द्वारा आरोपित गृह कर के विरुद्ध 1810 में बनारस में विद्रोह, नमक कर के विद्रोह 1814 में हुआ। कहाँ पर? 1814 में एक हुआ था नमक कर के विरुद्ध, सूरत में दंगा हुआ था। ये 1800, और नमक से कौन सा है? एक नमक सत्याग्रह है। उससे पहले नमक के लिए बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। निगम करों, पुलिस कर के विरुद्ध बरेली में बढ़ते विद्रोह। शहरी आंदोलन के कुछ उदाहरण हैं जिसमें शिल्पकार, छोटे दुकानदार, शहरी गरीबी जैसे निचले पायदान पर खड़े लोगों ने समृद्ध शहरी भद्रजनों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। विपिन चंद्रा के अनुसार, जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा टेक्स्ट बुक, जन विद्रोह को 3 व्यापक रूपों में देखा गया है। पहला सामान्य लोगों का विद्रोह, जन विद्रोह। दूसरा जनजातीय विद्रोह, जो जनजाति ट्राइबल्स थे। और तीसरा किसानों का विद्रोह, फार्मर्स का। हमने जन विद्रोह के रूप में सैन्य विद्रोह को भी शामिल किया है। जन विद्रोह में सैन्य विद्रोह भी शामिल है। इसमें कंपनी की सेनाओं में नियोजित भारतीय शामिल थे ताकि जन विद्रोह का अधिक व्यापक तौर पर अध्ययन किया जा सके। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम जन विद्रोह, फिर ट्राइबल्स का विद्रोह आएगा जो जनजाति हैं, उसके बाद फार्मर्स का आएगा। ओके, तो एक एक करके देखते चलेंगे अंत तक। याद क्या सब रखना है हमें? पहले तो उनकी ईस्वी कि कब हुआ वो, ओके, वर्ष कब घटित हुआ, इससे जुड़े नेता कौन थे, और जगह क्या था विद्रोह का। ये 3 सेक्शन हमें बस याद रखने, किसी भी विद्रोह से संबंधित इसी 3 से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बीपीएससी का अगर क्वेश्चन देखा होगा तो अधिकतर वो विद्रोह पूछता है, ईस्वी कर पूछता है उसका, या नेता पूछता है। ओके, यूपीएससी में नेता, जगह सब पूछता है। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में लोगों द्वारा शासकों एवं उनके अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह असामान्य नहीं था। पहले भी विद्रोह होते थे। हालांकि औपनिवेशिक शासन की स्थापना और इनकी नीतियों ने भारतीयों पर समग्र रूप से अधिक विध्वंसकारी प्रभाव डाला। उनके दुख दर्द परेशानियों को सुनने वाला, उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। कंपनी को केवल राजस्व वसूलने में रुचि थी। औपनिवेशिक कानून एवं न्यायपालिका ने सरकार एवं इसके सहयोगियों, जमींदार, व्यापारी, महाजन के हितों की रक्षा की। इस प्रकार लोगों के पास हथियार उठाकर स्वयं की रक्षा करने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। जनजातियों की स्थिति मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों से अलग नहीं थी, लेकिन बाहरी लोगों द्वारा उनकी आत्मनिर्भर व्यवस्था में अतिक्रमण ने उनको अधिक अधीर एवं हिंसक बना दिया। जनजातियों में भी हस्तक्षेप होने लगा। जन विद्रोह हेतु जिम्मेवार कारक, पहले कारण पढ़ेंगे, विद्रोह कैसे हुआ, ओके, फिर अंत में परिणाम पढ़ेंगे। ठीक है ना।
कंपनी शासन के विरुद्ध लोक असंतोष के लिए निम्न कारण थे। कौन कौन से? औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन कर का भारी बोझ, किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करना, जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण, जन विद्रोह के कुछ मूलभूत कारण कौन कौन से हो गए? जमींदारी व्यवस्था जो आया था, उसके बाद से रैयतवारी, अलग अलग महालवारी, ये सब कारण थे। ये सब जो अलग अलग व्यवस्था लगे, वो उनसे क्या हुआ कि उनका जो ज़मीन था वो उनसे छीनने लग गया। ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ता ऋणदाताओं के बढ़ने से शोषण में वृद्धि हुई। पहले क्या होता था कि किसान डायरेक्ट कर देते थे, अब किसान के और अंग्रेज हैं ये, और ये किसान हैं। इसके बीच में कौन सा वर्ग आ गया? एक ज़मींदारों का वर्ग आ गया जो 2 गुना लगान वसूलता था, क्योंकि ज़मींदार को अपना बचाना भी था, अंग्रेज़ों को भी देना था। इस सब का भरपाई कौन करता था? किसान। ओके, तो एक मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ता वर्ग आ गया। जनजातीय आदिवासियों की भूमि पर राजस्व प्रशासन के प्रसार ने आदिवासियों को उनकी कृषि भूमि या वन भूमि से वंचित कर दिया। जनजातियों ने इससे पहले कभी भी किसी राजा महाराजा को किसी को कर नहीं दिया था। पहली बार उनकी भूमि, उनके जंगल में कोई घुस गया। ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं का प्रसार, भारतीय उद्योग विशेष रूप से निर्यात पर भारी करों ने भारतीय हथकरघा एवं दस्तकारी उद्योग के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ओके, स्वदेशी उद्योगों के विनाश ने कामगारों को उद्योग से कृषि की ओर गतिशील किया, जिससे भूमि कृषि पर दबाव में वृद्धि हुई। स्वदेशी उद्योग जो देश में धंधे थे, उसको अगर तबाह करेंगे तो क्या होगा? इससे जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो किसान हैं या मजदूर हैं, सब क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा? देश में बेकार की स्थिति बढ़ती है और फिर विद्रोह होता है। ओके, कामगार जितने थे उनके काम खत्म हो गए। अब सामान कहाँ से आएगा? सारा बाहर से आएगा। ब्रिटेन से भारत में सामान लाए जाएंगे, सस्ते सस्ते सामान मशीन से बने हुए। तो हाथ को सामान को कोई नहीं पूछेगा, तो क्या होगा? इससे पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी वो चरमरा जाएगी। एक कच्चा माल अगर तैयार होता है, मान लो एक कोई तैयार होता है माल, सारी ही तैयार होती है, तो उसको कोई सूद सप्लाई करने वाला होगा, उसको कोई बेचने वाला होगा। अगर ये धंधा बंद होता है तो बेचने वाला और सप्लाई करने वाला दोनों ही जाएगा। ठीक है। नागरिक और असैनिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह में सैन्य विद्रोह को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम लोग, लेकिन हमने उन विद्रोहों को शामिल किया जिन्हें सामान्यतः अपदस्थ शासकों या उनके वंशजों, भूतपूर्व जमींदार, भूमिपति, पोलीगार, दक्षिण भारत में एक क्षेत्र पलायम के मालिक जिसमें शासक मुख्य रूप से नायक थे, पोलीगार कौन होते थे? विजयनगर साम्राज्य द्वारा उनके सैन्य सेवाओं एवं निष्ठा के बदले दिए गए कुछ गांव शामिल होते थे। विजित प्रदेशों के अधिकारियों या धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। यद्यपि इन विद्रोह के जन समर्थन में सामान्यतः खेतिहर किसान, बेरोजगार शिल्पकार, अपदस्थ सैनिक शामिल थे, लेकिन भूतपूर्व सत्ताधारी वर्ग इन विद्रोहों के केंद्र में थे। नागरिक विद्रोह के प्रमुख कारण। नागरिक विद्रोह के कंपनी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था में तीव्र परिवर्तन आ गया। एकदम से सारा व्यवस्था बदल गया। औपनिवेशिक स्थिति के कारण विभिन्न जमींदार एवं पॉलीगारों को अपनी जमीन एवं राजस्व से हाथ धोना पड़ा। सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों तथा ऋणदाताओं के एक नवीन वर्ग के कारण परंपरागत जमींदार एवं पोलीगारों के ओहदों में कमी आई। नए शासक अगर बन के आ गए तो पुराने शासक जो थे उनके अधिकार तो कम हो जाएंगे ना, ये भी एक रीज़न था। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी चरित्र जो हमेशा इस देश के लिए विदेशी ही बने रहे, उनके अपमानजनक व्यवहार ने स्थानीय लोगों को अभिमान को चोट पहुंचाई। वो हमें ओछे समझते थे, ब्रिटिश लोग, गोरी चमड़ी वाले लोग। धार्मिक पुजारी, पादरी, पंडित इत्यादि ने विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं विद्रोह को बढ़ावा दिया, क्योंकि धार्मिक उपदेशक, पुजारी, पंडित, मौलवी इत्यादि परंपरागत जमींदार और नौकरशाही अभिजात पर निर्भर थे। जमींदारों एवं सामंतों के पतन ने प्रत्यक्ष रूप से धर्म गुरुओं के वर्ग को प्रभावित किया। औपनिवेशिक नीतियों के कारण बर्बाद भारतीय दस्तकारी उद्योगों ने लाखों दस्तकारों को गरीबी में ढकेल दिया। राजाओं, जमींदार, सामंत जैसे उनके परंपरागत संरक्षक एवं खरीदारों को समाप्त होने से उनकी दयनीय स्थिति में इजाफा हुआ। जो परंपरागत खरीदार थे, राजा वगैरह जो खरीदते थे, वो राजा ही कमज़ोर हो गए तो कहाँ से खरीदेंगे। नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषता। नागरिक विद्रोह के नेता अर्ध सामंती, दकियानूसी, पुरातन पंथी थे। उनका मूलभूत उद्देश्य शासन एवं सामाजिक संबंध को
पुरातन रूप से व्यवस्था को बनाए रखना था। जो वो शासन कर रहे थे उनको बस अपना शासन चलाना था और कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि वो भारत देश का निर्माण करना चाहते हों, ऐसा कोई नहीं था। उस समय राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं हो रही अभी। ये विद्रोह स्थानीय कारणों परेशानियों के परिणाम थे और अपने परिणामों के भी अस्थानिक थे। मतलब उनको बस स्थानिक स्तर पर थोड़ा सा उनसे छूट चाहिए था अंग्रेज़ों से कि हम अपना शासन कर सकें, हम अपना खेती कर सकें बस। यद्यपि कालिक एवं स्थानिक संदर्भ में पृथक होते हुए भी लगभग सभी जगह एक जैसी स्थितियों से ही गुजर रहे थे ये लोग। अब शुरू होगा हमारा कि प्रथम नागरिक विद्रोह। प्रमुख नागरिक विद्रोह कौन कौन से थे, अब आएंगे विद्रोह के नाम और उनसे जुड़े नेता वगैरह और ईस्वी। पहला है सन्यासी विद्रोह। इसी को भारत में पहला विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह 1770 में आरंभ हुआ था। 1770। 1764 में हुआ है बक्सर, उसके 6 साल बाद। ओके, जब बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया है। मैंने पढ़ाया है, ये जाकर देखना हिस्ट्री के लेक्चर में। तो द्वैध शासन जब शुरू हो गया उसी के बाद का ये पहला विद्रोह था बंगाल में। 1770 में प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। तीर्थयात्री जो जाते थे तीर्थ यात्रा करने, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठा राजपूतों तथा बंगाल अवध के नवाब की सेनाओं में सैनिक थे। ये 1770 में बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष ने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया। उसके पश्चात सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला तथा अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट की। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया। 1820 तक आंदोलन को कुचल दिया गया। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, बहुत ही पतला सा है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास भी लिखा है। उन्होंने देखा कि महिलाओं ने भी ब्रिटिश शासन जैसे परंपरागत भारतीय मूल्य के लिए खतरा उत्पन्न किया के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया है। तो देवी चौधरानी में वही उल्लेखित है। इस आंदोलन में हिंदुओं मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, इसलिए इसे कभी कभी फ़कीर विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह नाम आ गए, ये सभी नाम याद रखने हैं। मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देवी चौधरानी की सहभागिता ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया। ये यहाँ पर सारे नाम हैं। अगला है मिदनापुर एवं धाल भूमि में विद्रोह। 1766 से 1774 ईस्वी तक चला था। अंग्रेजों ने 1760 में मिदनापुर में पर कब्जा कर लिया। मिदनापुर पर 1760 में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। उस समय वहाँ पर लगभग 3000 जमींदार और तालुकदार थे, जिनके अपने रैयत के साथ मधुर संबंध थे। लेकिन यह सौहार्दपूर्ण परिदृश्य उस समय परिवर्तित हो गया जब अंग्रेजों द्वारा 1772 में नवीन भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई। जो उनका परंपरागत अपना रैयत से मधुर संबंध था वो सब बदल गया जब 1772 में कौन सी व्यवस्था लाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मैंने जमींदारी व्यवस्था पूरी करवाई है, इजारेदारी लाई थी। इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में चलाई, 1772 में। उसके बाद इनका जो जमींदारों का अपने रैयतों से अच्छा संबंध था वो खराब हो गया। ओके, वन सीटर्ट अंग्रेज गवर्नर के अनुसार मिदनापुर के जमींदार अंग्रेजी राजस्व संग्रह अधिकारी एवं रैयत के बीच संघर्ष की स्थिति में रैयत का पक्ष लेते थे। अंग्रेजी जमींदार किसका लेते थे? रैयत का। ओहल भूम, मन भूम, रायपुर, पंचेत, छठी बुनी, कर्णगढ़ और बागरी के जमींदारों पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम मिदनापुर के जंगल महल के व्यापक क्षेत्र में रह रहे थे को आखिरकार 1880 तक उनकी जमींदारी से बेदखल कर दिया गया। इनकी जमींदारी से बेदखल कर दिया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ थाल थे। तो कौन सा विद्रोह पढ़ा अभी हमने? मिदनापुर और थालभूम में विद्रोह। इसके प्रमुख नेता कौन थे? दामोदर सिंह और जगन्नाथ थाल। क्यों हुआ था? जमींदारी छीन ली गई इनसे। ओके, 1772 में कौन सी प्रथा आई थी? इजारेदारी व्यवस्था। वॉरेन हेस्टिंग्स था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके,
अगला है मोआ मारिया विद्रोह, 1769 से 1799 तक चला। 1769 में मोआ मारिया द्वारा किया गया विद्रोह असम के अहोम राजाओं के सत्ता के लिए एक प्रबल चुनौती थी। अहोम राजाओं के लिए, अहोमों के विरुद्ध हुआ था। अहोम बहुत लंबे समय तक रहे असम में शासक। कब से कब तक? दिल्ली सल्तनत जब था ना दिल्ली में, तब भी अहोम ही थे, और जब मुग़ल आ गए तब भी अहोम ही थे। समझ गए? तो इतना लंबा समय तक ये युद्ध को क्या संबोधित करते थे? किस शब्द से? युद्ध को बोलते थे खेल। और यहाँ पर व्यवस्था था कि हर घर से एक आदमी सैनिक बने जाएगा। अहोम साम्राज्य, पढ़ना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। सैनिक में जाएगा ही नहीं, और सैनिक की ट्रेनिंग लेना तो हर नागरिक के लिए आवश्यक था। और ये लोग गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ते थे। अहोम लोग मतलब जंगल में छुप के लकड़ी आग लगा के लुढ़का देते थे, बांध बना के तोड़ देते थे, जिससे पानी में सैनिक बह जाते थे। कभी उनको कोई जीत नहीं पाया। अंग्रेज़ों ने वह अंत में जाके उनको जीता। मोआ मारिया निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध 1553-1624 के शिक्षाओं का पालन करते थे। अनिरुद्ध देव के शिक्षाओं का पालन करते थे। उनका उत्थान उत्तर भारत में अन्य निम्न जातियों के समूह के समान था। उनके विद्रोह ने अहोमों को कमज़ोर किया, अन्य के लिए इस क्षेत्र पर हमला करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उदाहरण अर्थात 1792 में दारंग के राजा कृष्ण नारायण ने, जिसमें उसकी सहायता उसके बुरकान देश दल, मुसलमान सेनाओं और जमींदारों की सेनाओं से मुक्त सिपाहियों ने की, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए अहोम शासकों को ब्रिटिश सहायता की प्रार्थना करनी पड़ी। ठीक है। मोआ मारिया ने भटियापार को अपना मुख्यालय बनाया। रंगपुर और जोरहाट बेहद प्रभावित क्षेत्र थे। यद्यपि अहोम साम्राज्य ने स्वयं को विद्रोह से बचा लिया, लेकिन इससे यह कमज़ोर हो गया और बर्मा के आक्रमण के आगे घुटने टेक दिया अहोम लोगों ने। अंततः इस पर ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया। ओके, तो ये था अहोमों का मोआ मारिया विद्रोह। किसके खिलाफ? अहोमों के खिलाफ था। और अहोमों की मदद किसने की इसमें? अंग्रेज़ों ने मदद की थी। ओके, अगला चलते हैं गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह, 1781 ईस्वी, 1781 में आ गए हम। सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? सन्यासी पढ़ा। उसके बाद मिदनापुर का पढ़ा। अभी ऐसे ही याद करते जाएंगे। मिदनापुर के बाद मोआ मारिया का विद्रोह पढ़ा। अब गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे हम। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठाओं और मैसूर के युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए अवध में अंग्रेजी अधिकारियों को इजारेदार राजस्व किसान के तौर पर शामिल करके धन अर्जित करने की योजना बनाई। किसी को भू राजस्व व्यवस्था पढ़ना हो तो जाके चैनल में देखना, अच्छे से पढ़ा है मैंने अपने नोट्स से, हैंड रिटन नोट से। उसने मेजर अलेक्जेंडर हाने, जो उस क्षेत्र में भली भांति परिचित था, को 1778 में इजारेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। कहाँ पर? इस क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में। हाने ने गोरखपुर एवं बहराइच के लिए 1 वर्ष हेतु इजारे की राशि 22 लाख रुपए सुनिश्चित की। वास्तव में यह कंपनी का गुप्त प्रयोग था, जिससे वह यह निश्चित करना चाहती थी कि ऐसा करके वह व्यवहारिक रूप से कितनी मात्रा में अधिशेष धनराशि प्राप्त कर सकती थी। ओके, किसको नियुक्त किया? मेजर अलेक्जेंडर हाने को वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के क्षेत्र में नियुक्त कर दिया कि यहाँ से तुम 22 लाख रुपए वसूल के लाओ। हालांकि हाने के अत्याचार अलेक्जेंडर हाने के अत्याचार एवं राजस्व की अत्यधिक मांग ने क्षेत्र को भयक्रांत कर दिया, जो नवाब के शासनाधीन एक समृद्ध क्षेत्र था। नवाब जब यहाँ पर शासन करा तो एक समृद्ध क्षेत्र था, लेकिन उसने इतना शोषण किया कि यहाँ के लोग गरीब होने लगे। 1781 में जमींदारों और किसानों ने असहनीय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 1781 में, और प्रारंभिक विद्रोह के 1 सप्ताह के भीतर ही हाने के सभी अधीनस्थ कर्मियों को या तो मार दिया गया या जमींदार गुरिल्ला बल द्वारा बंधक बना लिया गया। हाने के जितने सहयोगी थे सबको या तो मार दिया लोगों ने या तो बंधक बना लिया। यद्यपि विद्रोह को कुचल दिया गया, हाने को पदच्युत कर दिया गया और उसे बाध्यकारी रूप से इजारा बनाए रखा गया। विद्रोह को कुचल दिया गया, ठीक है, और हाने को भी हटा दिया पद से और उसे बाध्यकारी रूप से लेकिन इजारा बना के अभी भी रखा गया। इजारा जो इजारेदारी में वसूली करे। ओके, इसका कोई विद्रोह का परिणाम नहीं निकला, इसको दबा दिया गया। विजयनगरम के राजा का विद्रोह, सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछता है।
इसमें किसी नेता का नाम नहीं आया, इसमें बस नाम किसका आया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसको नियुक्त किया था, मेजर अलेक्जेंडर हाने को। कहाँ पर, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच के इलाकों में, जो अवध का नवाब के शासन के तहत आता था। विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1758 अंग्रेजों और आनंद गजपति राजू, विजयनगरम का शासक, ने संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को बाहर करने के लिए एक संधि की। किसने, अंग्रेज और विजयनगरम का जो शासक था आनंद गजपति राजू, इस दोनों ने संधि की कि हम फ्रांसीसियों को बाहर करेंगे। इस अभियान में वे सफल रहे, लेकिन सफल तो हो गए, लेकिन अंग्रेज, जैसा कि वे भारत में करते थे, ने संधि के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। बोला कि हम संधि के शर्तों को नहीं मानेंगे। अंग्रेजों से निपटने से पूर्व ही आनंद राजू की मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगरम के राजा विजयराम राजू से 3 लाख रुपए की राशि मांग की और उसे अपनी सेना समाप्त करने को कहा। इस बात ने राजा को क्रोधित कर दिया, जैसा कि राजा के ऊपर कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं थी। राजा ने अपने समर्थकों की सहायता से विजयराम राजू विद्रोह कर दिया इसने। अंग्रेजों ने राजा को 1793 में बंदी बना लिया, उसे निर्वासित कर पेंशन पर भेजने का आदेश दे दिया। राजा ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए पद्मनाभ मंदिर भी है आंध्र प्रदेश में, आधुनिक विशाखापत्तनम जिला के युद्ध में 1794 में राजा की मृत्यु हो गई। विजयनगरम कंपनी शासन के अधीन आ गया। अंततः कंपनी ने मृतक राजा के पुत्र को राज सौंप और भेंट की राशि की मांग को कम कर दिया। तो ये था विजयनगरम के राजा का विद्रोह, जिसमें अंग्रेज और राजा ने पहले आनंद गजपति राजू ने एक संधि की कि हम फ्रांसीसियों को निकालेंगे। फ्रांसीसियों को निकालने के बाद अंग्रेज मुकर गए, तो उसके बेटे विजयराम राजू ने विद्रोह कर दिया और बेचारा लड़ते लड़ते मारा गया। ओके, फिर उसके बेटे को अंत में अंग्रेजों ने शासक बना के और उससे कम धन वसूलना शुरू कर दिया। बेदनूर में धूंडिया का विद्रोह 1799 में मैसूर विजय के पश्चात अंग्रेजों को विभिन्न स्थानीय नेताओं से लड़ना पड़ा। धूंडिया 1799 में किसकी मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान की। ओके, मैसूर का अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1799 में ख़त्म हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। धूंडिया बाग एक मराठा स्थानीय नेता, जिसका टीपू सुल्तान ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण किया और जेल में डाल दिया। श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ जेल से छोड़ दिया गया। ओके, इस धूंडिया बाग को जेल से छोड़ दिया गया जब श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु के बाद। जल्द ही धूंडिया ने एक सेना तैयार कर ली, जिसमें ब्रिटिश शासन विरोधी तत्व शामिल थे। वह सैन्य के लिए एक छोटा सा भू क्षेत्र तैयार कर लिया। धूंडिया ने क्या किया, छोटा सा सेना तैयार कर लिया, छोटा सा भू क्षेत्र तैयार कर लिया, जिससे उसको पैसे भी मिल सकें और वो विद्रोह कर सके। अगस्त 1799 में मिली हार ने उसे मराठा क्षेत्र में शरण के लिए बाध्य किया, जहां उसे निराश राजकुमार को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने को प्रेरित किया। उसने स्वयं नेतृत्व की कमान संभाली और सितंबर 1800 में वेलाजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। यद्यपि धूंडिया असफल हो गया, वह जनता का सम्मानित राजा बन गया। धूंडिया असफल तो हुआ, लेकिन लोगों ने उसको काफ़ी सम्मान दिया। तो ये था बेदनूर में धूंडिया का विद्रोह। केरल वर्मा पझासी राजा का विद्रोह, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये शासक वर्ग अभी विद्रोह कर रहा है। कौन कर रहा है, शासक वर्ग जो शासन करता है। केरल वर्मा पझासी राजा लोकप्रिय तौर पर केरल सिंघम, केरल का शेर या पाइच राजा के नाम से जाने जाते थे। वस्तुतः मालाबार क्षेत्र में कोट्टायम के प्रमुख थे। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का विरोध करने के अलावा केरल वर्मा ने 1793 से 1805 के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ओके, पझासी राजा, जिसको लोकप्रिय तौर पर क्या कहा जाता था, केरल का शेर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 के पूर्व के एक समझौते, जिसने कोट्टायम की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। कोट्टायम की स्वतंत्रता का स्वीकार किया था अंग्रेजों ने। उल्लंघन के फलस्वरूप इसका उल्लंघन कर दिया। जो भी संधि अंग्रेज करते थे उसका उल्लंघन करते थे। फलस्वरूप कोट्टायम पर ब्रिटिश परमोच्चता को विस्तारित कर दिया गया कि कोट्टायम भी अब ब्रिटिशों के अंदर है। अंग्रेजों ने पझासी राजा के चाचा वीर वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त कर दिया। फूटो राज करो में मतलब चाचा को राजा के रूप में घोषित कर दिया। ओके, नए राजा ने कंपनी द्वारा निश्चित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों पर शोषणकारी दरों से करों का आरोपण किया। अब राजा जो बना है अंग्रेजों के आशीर्वाद से, तो अंग्रेजों की बात भी तो मानेगा। कौन बना था राजा, ऊपर नाम आया था अभी, यहाँ पर चाचा वीर वर्मा को।
पझासी राजा के चाचा था ये। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने 1793 में पझासी राजा के नेतृत्व में जन विद्रोह कर दिया। वह गुरिल्ला युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए बेहद बहादुरी से लड़ता हुआ 1797 की एक संधि की गई। ओके, लड़ा, मरा नहीं, अभी संधि हुई 1797 में। लेकिन वर्ष 1800 में वायनाड के लेकर संघर्ष शुरू हो गया। उसने नायर की एक बड़ी सेना तैयार की जिसमें मापिल्ला एवं पठान भी थे। पठान टीपू सुल्तान के 1799 मृत्यु के पश्चात बेरोजगार हो गए थे। इसने क्या किया, पझासी राजा ने वहाँ के नायर जो होते हैं, ये पारंपरिक योद्धा वर्ग होता है, और मापिल्ला और पठान जो टीपू सुल्तान के लिए काम करते थे, उन सब को इकट्ठा करके सेना बनाया। चूँकि वो टीपू को सेना में थे, नवंबर 1805 में केरल सिंघम माविला टोडू, वर्तमान में केरल कर्नाटक सीमा के पास मारा गया ये पझासी राजा। तो इस तरह से ये विद्रोह खत्म हो गया और इस विद्रोह का कोई परिणाम नहीं निकला। अवध में नागरिक विद्रोह 1799 में देख लो कितने सारे विद्रोह हुए हैं। वजीर अली शाह अवध का चौथा नायाब 1797 में अंग्रेज़ों की मदद से सिंहासन पर आसीन हुआ। किसकी मदद से? अंग्रेज़ों की मदद से। लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ों से उसके संबंध बिगड़ गए। अंग्रेज़ों ने उसके स्थान पर उसके चाचा सादत अली खान द्वितीय को आसीन कर दिया। अली खान को बनारस से पेंशन पर भेज दिया गया। हालांकि जनवरी 1799 में अली ने अंग्रेज रेजिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेर की हत्या कर दी। उसके अंगरक्षकों ने 2 अन्य यूरोपियों को मार दिया। यहाँ तक कि बनारस में मजिस्ट्रेट पर भी हमला किया। ओके, यह पूरी घटना बनारस जनसंहार के नाम से प्रसिद्ध हुई। अली खान को जब पेंशन बनाकर रखा गया तो अली ने क्या किया, अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। वहाँ अली कई हजार लोगों जिन्हें जनरल एरस्किन ने हराया की फौज तैयार करने में कामयाब हुआ। अली ने भागकर भुटवाल में जयपुर के शासक की शरण ली। जयपुर के शासक के पास चला गया शरण लेने के लिए। आर्थर वेलेजली ने, वो इस समय वेलेजली तो शासक था, 1799 में आया था। उसने टीपू सुल्तान को हराया और भारत में बहुत सारे विद्रोह को उसने दबाया था। वेलेजली ने जयपुर के राजा से अली के प्रत्यापन की प्रार्थना की। अली ने इस शर्त पर प्रत्यापित किया कि उसे ना तो फांसी दी जाएगी न बेरियम जकड़ा जाएगा। दिसंबर 1799 में आत्मसमर्पण के पश्चात उसे फोर्ट विलियम किले में बंदी बनाकर रखा गया। इस तरह से ये विद्रोह भी खत्म हो गया। अवध में नागरिक विद्रोह जो हुआ था वो खत्म हो गया। सादत अली खान द्वितीय था इसमें और वेलेजली ने इस विद्रोह को दबाया। अगला है गंजम एवं गुमसुर में विद्रोह। 1800 ईस्वी 1835-37 तक चला। 1835-37 तक चला, लगभग 30-35 साल। उत्तरी सरकार किसको बोलते हैं भाई? उड़ीसा के समुद्री तट को बोला जाता है। गंजम एवं इसके आसपास के क्षेत्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। गंजम जिले में गुमसुर के जमींदार श्रिंकर भंज ने 1797 में राजस्व देने से मना कर दिया। 1800 में उसने खुलकर विद्रोह कर दिया, लोक अधिकारियों की अवज्ञा की और उन्हें चुनौती दी। ओके, किसने किया? श्रिंकर भंज ने। 1807-1808 में धनंजय भंज, श्रिंकर भंज का पुत्र, राज्य को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। धनंजय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन उसे जून 1815 में आत्मसमर्पण हेतु बाध्य कर दिया गया। श्रिंकर जो गंजम में लौट आया, कुछ सरकार के साथ समझौते पर पुनः जमींदार नियुक्त कर दिया गया इसको कि हाँ तुम जमींदार बन जाओ। उसने 1819 से 1830 तक जागीर का प्रबंधन किया, लेकिन बकाया राशि को चुकाने में असफल रहा। वह धनंजय को जमींदार बनाने के पक्ष में सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि विशाल बकाया राशि चुकाने में असमर्थ धनंजय भंज ने उस समय दूसरी बार विद्रोह कर दिया, जब अंग्रेजी फौज ने नवंबर 1835 में गुमसुर एवं कोलेदा पर अधिकार कर लिया। विद्रोह ने सरकार की सत्ता को बेहद कमज़ोर कर दिया, लेकिन धनंजय दिसंबर 1835 में मर गया। उसके अनुगामियों ने विद्रोह जारी रखा। 1837 में इस संघर्ष का अंत हो गया। गुमसुर की जमींदारों को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। अगला है पलामू में विद्रोह या चेर विद्रोह जिसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए बहुत बार पूछा है इसको। बिहार के पलामू जिले में स्थानीय राजा एवं कंपनी के द्वारा जब जमींदारों चेरों से ज़मीन छीनी जाने लगी, तब वहाँ के जागीरदारों ने राजा एवं कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया।
यह विद्रोह 1800 ईस्वी में आरंभ हुआ, 1802 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया था। तो पलामू विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह नामक जमींदार ने। कब शुरू हुआ? 1800 ईस्वी में, और 1802 तक चला था। ओके। और ये पलामू जिला जो उस समय बिहार में था उसमें हुआ था। अगला है पोलीगारों का विद्रोह। पोलीगार जैसे याद हो तो कहाँ जाएंगे हम? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के पोलीगार या पयक्करागल 1795 से 1805 के बीच अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। इस प्रबल विद्रोह के केंद्र में तिन्नेवेली, अब थिरुनेलवेली है, जिसका नाम रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और उत्तरी अर्काट था। समस्या 1781 में तब उस समय पैदा हुई जब अर्काट के नवाब ने तिन्नेवेली और कर्नाटक प्रांत का प्रबंधन एवं नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अर्काट के नवाब ने क्या किया? इसका तिन्नेवेली का प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रबंधन व्यवस्था में पोलीगारों में रोष व्याप्त हो गया, जो अपने संबद्ध क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से एक स्वतंत्र बहुसत्ता शक्ति के रूप में माने जाते हैं। जिसने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसको पता होगा पोलीगार क्या थे। ये सशक्त जमींदार थे जो सेना भी रखते थे। ओके। कंपनी के विरुद्ध पोलीगारों का प्रथम विद्रोह मूलतः करारोपण को लेकर था, लेकिन इसका व्यापक राजनीतिक आयाम था। अंग्रेज इन्हें शत्रु के तौर पर देखते थे तथा अपमानजनक व्यवहार करते थे। कोट्टा बोमा नायकन, जो पंजल कुरुची के पोलीगार थे, 1795-1799 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया। एक विध्वंसक युद्ध के पश्चात जिसमें वीर पांडे कोट्टा बोम्मन्ना और ने कंपनी की सेनाओं को पराजित कर दिया, और कंपनी ने वीर पांडे कोट्टा बोम्मान को पकड़ने पर इनाम रखा। इससे ये नाम है, ये पूछ सकता है नाम। इससे पोलीगारों में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। अंततः कंपनी ने कोट्टा बोम्मान को पराजित करने में सफलता पाई, और एक बार फिर धोखे से, इस बार यह धोखा इट्टापन और पुद्दुकोट्टी के राजा द्वारा दिया गया, जिसने अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया। अंग्रेज़ों ने कोट्टा बोम्मान को पकड़ लिया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उसे पकड़कर एक अज्ञात स्थान पर फांसी की सजा दे दी गई। कोट्टा बोम्मान का एक घनिष्ठ सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई को भी फांसी दे दी गई। एक अन्य विद्रोही सौंदरा पंडियन की नृशंस हत्या कर दी गई। पंजल कुरुची के पलायन एवं 5 अन्य पोलीगार के क्षेत्र एवं संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। प्रमुख पोलीगारों को फांसी दे दी गई या जेल भेज दिया गया। इससे पोलीगार विद्रोह खत्म हो गया। तो पोलीगार में जो नाम आए और जो जगह आए, तिरुनेलवेली जो था, तो उसको याद रखना हमें। कब हुई है ये 1795 से 1805 ईस्वी के आसपास हुआ। पोलीगार विद्रोह का दूसरा चरण भी है, जो प्रथम चरण से अधिक हिंसक था। फरवरी 1801 में शुरू हुआ ये, जब पल्लम कोट्टा किले में बंदी पोलीगार बच निकले। जो बंदी बनाए गए थे वो सारे बच निकले, वे सफल हो गए। अब विद्रोहियों ने कई किलों पर नियंत्रण कर लिया, यहाँ तक कि तूतीकोरिन पर भी। तूतीकोरिन बहुत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह था अंग्रेजों के लिए। ब्रिटिश सेनाओं ने जल्द ही मालाबार पर पुनः अधिकार कर लिया। मालाबार दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक का तट जो है, और भगोड़े जो शिवगंगा की ओर कूच कर गए थे, रामनाड में मरुदूस विद्रोह में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 1801 में कुचल दिया गया। इस बीच नवाब ने विशिष्ट प्रशासन, नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी क्षेत्रों को कंपनी को सौंप दिया। नवाब ने क्या किया? जो सब कुछ कंपनी को सौंप दिया। अब तो सैनिक प्रबंधन भी सौंप दिया। 1803 से 1805 के बीच उत्तरी अर्काट के पोलीगारों ने विद्रोह शुरू कर दिया। अर्काट का ही तो नवाब था, जब उसे कावल शुल्क एकत्रित करने के उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। जो पोलीगार थे वो कावल शुल्क एकत्रित करते थे लोगों से, उससे भी उनको हटा दिया गया। कावल तमिलनाडु की एक प्राचीन संस्था थी। यह एक वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था। ये पोलीगार अपने अपने क्षेत्र में पुलिस का भी काम करते थे, जिसके बदले वो कावल वसूलते थे तमिलनाडु में। पूरा क्षेत्र कानून एवं व्यवस्था की शून्यता की स्थिति में आ गया, विशिष्ट रूप से चित्तूर और चंद्रगिरी। यंद्रागुंटा के पोलीगार, जो विद्रोही मुखियाओं में सर्वाधिक साहसी थे, के साथ चारा गुल्लू के वंचित पोलीगारों ने गठजोड़ कर लिया। फरवरी 1805 तक विद्रोहियों को कुचल दिया गया। विभिन्न मुखियाओं को मद्रास में रहने का आदेश दिया गया, जबकि अन्य को उनकी संपत्ति श्रेष्ठ राजस्व पर 18% का भत्ता दिया गया।
विद्रोह को कुचल दिया गया और जो उन पर थोप दिया गया। पॉलीगार विद्रोह दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गया, राजस्व भी थोप दिया और ये पूरे दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में फैल गया है पॉलीगार विद्रोह। विद्रोहियों द्वारा घोषणा संकेत करती है कि वे अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन में विश्वास करते थे। विद्रोही चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों को भगा ही दिया जाए यहाँ से। ओके, भिवानी विद्रोह अगला है। 1809 ईस्वी में हरियाणा के जाटों ने विद्रोह कर दिया। अभी तक में जाटों का पहला विद्रोह आया, ये भिवानी विद्रोह। जाटों ने स्वयं को भिवानी में किला बंद कर लिया और एक प्रबल विद्रोह किया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सभी हथियारों से सज्जित एवं बेहतरीन रूप से प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता पड़ी। तो जाटों का पहला विद्रोह कौन सा? भिवानी में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ 1809 ईस्वी में। ओके, दीवानु वेलुथम्पी का विद्रोह। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 चला। ये भी किसका है? त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी के बढ़ते ज्यादतियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक त्रावणकोर पर कंपनी का अधिकार समाप्त प्राय रहा। 1 वर्ष तक त्रावणकोर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा था, जिसके पश्चात 1805 वेलाजली के नेतृत्व में दोनों पक्ष सहायक संधि पर राजी हो गए, जिस कारण क्षेत्र में गहरा असंतोष फैल गया। शासक सब्सिडी चुकाने में असमर्थ हो गया, कर्ज में डूब गया। त्रावणकोर का ब्रिटिश रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामले में दखल देने लगा। कंपनी ने इस प्रकार के रवैये से प्रधानमंत्री या दलावा वेलुथम्पी को नायर सेना की मदद से विद्रोह करने को बाध्य कर दिया। अंग्रेजी रेजिडेंट जो था, अंग्रेजी किस सहायक संधि जब वेलेजली करता था ना, सहायक संधि, तो उसमें क्या होता था कि हम आपके यहाँ एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखेंगे, आपकी विदेश नीति हमारे अंदर हो जाएगी, आपके यहाँ हम अपनी एक सेना भी रखेंगे। ओके, तो यही था, हम आपकी रक्षा करेंगे, बस यही था। कंपनी के इस प्रकार के रवैये से वहाँ के प्रधानमंत्री जो था, इसने नायर सेना की मदद से विद्रोह कर दिया। फिर से नायर आ गए। वेलुथम्पी ने कुंडारा में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर लोगों को अंग्रेजी शासन को अपनी धरती से उखाड़ फेंकने तो हथियार उठाने का आह्वान किया। इसे बाद में कुंडारा उद्घोषणा के नाम से जाना जाता है। वेलुथम्पी ने 1808 ईस्वी में फ्रांस एवं अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया था। ओके, वेलुथम्पी ने फ्रांस और अमेरिका से बोला था कि हमारी मदद कीजिए। वेलुथम्पी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग के लिए संपर्क किया, पर किसी ने भी सहयोग नहीं किया। अंत में 1809 में कंपनी की सेना बहुत बढ़ जाने पर वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली। जब कंपनी की सेना बहुत आगे बढ़ गई तो उसने आत्महत्या कर लिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अंग्रेजों को शांति बहाल करने के लिए एक व्यापक सैन्य अभियान चलाना पड़ा वहाँ पर। तो त्रावणकोर का विद्रोह यही था। अगला है बुंदेलखंड में अशांति। बुंदेलखंड, जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान विजित किया था। द्वितीय आंग्ल मराठा कब से हुआ? 1803 से 5। ओके, और इसके बाद तृतीय होगा, तृतीय में ख़त्म ही कर देंगे। वो 1816 से 18 के बीच में हुआ है, जिसमें 18 ईस्वी में उनका ख़त्म हो गया, वो मराठों को ख़त्म कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया। आंग्ल मराठा युद्ध में इनको जीता गया बुंदेलखंड को, इसको किस में डाल दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। बुंदेल सरदारों ने नई सरकार के सम्मुख तब तक प्रबल विद्रोह किया जब तक वे अपने किलों से ऐसा कर सकते थे, लेकिन 150 किले थे उनके पास। प्रथम बड़ा विद्रोह लक्ष्मण दावा, आजमगढ़ किले का किलेदार था, ने किया। पहला विद्रोह किसने किया? आजमगढ़ किले का जो किलेदार था लक्ष्मण दावा, उसने किया। लक्ष्मण को 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर 1808 में समाप्त हो गया। ओके, ये 1808 में लक्ष्मण का विद्रोह खत्म हो गया। किले की व्यवस्था सौंपी गई, लेकिन उसने समय समाप्ति पर ही उस पर दावा नहीं छोड़ा। उसने फरवरी 1809 में समर्पण कर दिया और कलकत्ता चला गया। लक्ष्मण दावा समर्पण करके कलकत्ता चला गया। अगला विद्रोह कालंजर के किलेदार दनाया सिंह ने किया, जिसे जनवरी 1812 में कुचल दिया गया। लेकिन सबसे गंभीर एवं प्रबल चुनौती गोपाल सिंह, प्रसिद्ध सैन्य कौशल में प्रवीण की तरफ से उठ खड़ी की गई, जिसका अंग्रेजों द्वारा समर्थित अपने चाचा से विवाद हो गया।
4 वर्षों के दौरान गोपाल सिंह ब्रिटिश सेना के सभी सैन्य युक्तियों एवं सतर्कता को चकमा दिया। इस विद्रोह की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए बुंदेलखंड के वंशानुगत मुखिया की व्यवस्था को समाप्त कर संविधात्मक दायित्व इकरारनामा को लागू किया गया। तो लक्ष्मण दावा, उसके बाद से गोपाल सिंह, ये सब किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो बुंदेलखंड के विद्रोह से संबंधित हैं, जो द्वितीय आंग्ल मराठा के बाद जिनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जबरदस्ती रख दिया गया था। अगला है परल कीमेडी विद्रोह। ये बहुत ही अलग अलग तरीके के विद्रोह हैं, लेकिन इस तरह के विद्रोह ही पूछता है अगर नया क्वेश्चन बनाना होगा उसको। तो बाकी विद्रोह जो है जन विद्रोह उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह के विद्रोह जब हम कम पढ़ के जाते हैं ना, तो अगर इस तरह के विद्रोह पूछता है तो क्वेश्चन फिर नहीं बना पाते हम लोग। ओके, तो इसलिए सारे विद्रोह का हम एक आइडिया तो ज़रूर ले लेंगे। परल की मेरी जो उड़ीसा के गंजाम जिले, उड़ीसा गंजाम का दूसरा विद्रोह आया है ये। ओके, पश्चिमी सीमा पर स्थित था। में जमींदार और राजाओं ने विद्रोह कर दिया। जब कंपनी ने गंजाम पर कब्जा किया तो नारायण देव, कौन आया? नारायण देव आ गया। परल कीमेडी का राजा था, जिसके विद्रोह ने अंग्रेजों को कर्नल पीच के नेतृत्व में सेना भेजने को बाध्य किया। 1768 में नारायण देव को कर्नल पीच ने परास्त किया और गजपति देव नारायण का बेटा को नया जमींदार घोषित कर दिया। बाप को पराजित कर दिया, बेटे को नए जमींदार घोषित कर दिया। लेकिन नारायण देव बेटे और भाइयों द्वारा समर्थित ने फिर से विद्रोह कर दिया। उसके बेटे और भाइयों ने फिर से सहायता दे दिया नारायण का। जैसा कि विद्रोह को नहीं दबाया जा सका, मद्रास सरकार ने 1832 में जॉर्ज रसेल को आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। रसेल ने विद्रोह को कुचलने की संपूर्ण शक्ति के साथ 1834 तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल की। कब? 1834 तक। कच्छ विद्रोह अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1816 में कच्छ के महाराजा भारमल द्वितीय और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत शक्ति सिंहासन में निहित थी। शक्ति किसके पास होगी? सिंहासन में। हालांकि महाराज और मुखियाओं के एक दल के बीच संघर्ष हुआ, शक्ति संघर्ष भी हो गया। अब जैसे ही संघर्ष होगा वैसे ही अंग्रेज घुसा देंगे। अंग्रेजों ने कच्छ के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। संघर्ष वो देखते रहते, जैसे ही संघर्ष आएगा वो आ जाएंगे। 1819 में राजा भारमल द्वितीय ने अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ने की प्रबल इच्छा से अरब सेना खड़ी की। अरब के लोगों की एक सेना खड़ी की उसने कच्छ के क्षेत्र में। मुखियाओं ने उनका साथ दिया। उनके पुत्र के पक्ष में कच्छ के शासक राव भारमल को हराकर पदच्युत कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट ने रीजेंसी परिषद की मदद से क्षेत्र पर शासन किया। रीजेंसी परिषद द्वारा किए गए प्राथमिक नवाचार भूमि मूल्यांकन का कारण बने, जिसके कारण गहरा रोष व्याप्त हो गया। इस बीच कुछ मुखियाओं ने विदेशी शासन के विरुद्ध अपने विद्रोह को जारी रखा। बर्मा युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं की हार ने क्षेत्र के मुखियाओं को विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया। भारमल को पुनः स्थापित करने की मांग की गई। स्थिति को नियंत्रण करने में व्यापक सैन्य अभियान की असफलता ने कंपनी के पदाधिकारियों को समझने की नीति हेतु विवश किया। तो ये था कच्छ का विद्रोह, जहाँ पर भारमल द्वितीय ने विद्रोह कर दिया। ओके, बरेली में असंतोष, बरेली का विद्रोह है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बरेली का विद्रोह कितनी ही बार पूछा यूपीपीसीएस में। तो विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस कर को थोपना था, जिससे नागरिकों के क्रोध को भड़का दिया। यह मामला उस समय धार्मिक बन गया जब मुफ्ती मोहम्मद एवाज, एक सम्मानित वृद्ध व्यक्ति ने मार्च 1886 में शहर के मजिस्ट्रेट को एक याचिका प्रस्तुत की। मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने मजिस्ट्रेट को एक याचिका प्रस्तुत की। स्थिति उस समय अधिक बिगड़ गई जब पुलिस ने टैक्स एकत्रित करते समय एक महिला को घायल कर दिया। इस घटना ने मुफ्ती और पुलिस के पक्षकारों के बीच खूनी संघर्ष को प्रोत्साहित कर दिया। घटना के 2 दिन के भीतर पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर से विभिन्न सशस्त्र मुस्लिमों ने विश्वास या मुफ्ती की रक्षा के लिए विद्रोह कर दिया। विश्वास और मुफ्ती की रक्षा के लिए विद्रोह कर दिया। ओके, अप्रैल 1816 में उपद्रवियों ने बरेली के प्रांतीय न्यायालय के न्यायाधीश लीसेस्टर के पुत्र की हत्या कर दी। उपद्रव को भारी सैन्य बल तैनात करके दबाया जा सका। 300 से अधिक विद्रोही मारे गए थे बरेली में। 300 से अधिक, 300 बहुत बड़ी संख्या होती है। और इससे अधिक घायल हुए और जेल में डाल दिए गए। हाथरस में विद्रोह 1817 ईस्वी। दयाराम, जो अलीगढ़ जिले के कई गांव का तालुकदार था,
हाथरस के किले में प्रबल आधार था दयाराम। इस किले को भारत में सर्वाधिक मजबूत किला माना जाता है, जबकि दूसरा सर्वाधिक मजबूत किला भरतपुर था। अंग्रेजों ने दयाराम के साथ हाथरस एस्टेट का निपटारा एक किसान के रूप में किया, लेकिन लगातार बढ़ते ऊंचे राजस्व के कारण दयाराम बकाया राशि अदा करने में निरंतर असफल हो गया। यहाँ तक कि सरकार के भगोड़े को शरण देकर अंग्रेजों की शत्रुता मोल ली। अतः कंपनी ने फरवरी 1817 में एक बड़ी सेना के साथ हाथरस पर हमला कर दिया। दयाराम ने 15 दिन तक बहादुरी से युद्ध किया और बच निकलने में सफल हो गया, लेकिन आखिरकार उसे आत्मसमर्पण एवं पेंशन की शर्त पर वापस आना पड़ा। अन्य महत्वपूर्ण विद्रोही भगवंत सिंह मूसाराम का राजा ने अपने किले के बर्बाद होने के डर से सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो बाकी राजा थे उन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन दयाराम ने आत्मसमर्पण नहीं किया बाद में, और जब संधि की गई तो उसने आत्मसमर्पण और पेंशन की शर्तें वापस मांग लिया गया। ठीक है। पाइकों का विद्रोह 1817, तो दयाराम को पेंशन वगैरह सब मिल गया। कौन सा विद्रोह था ये? बरेली वाला, सॉरी हाथरस का जहाँ का किला बहुत मजबूत था। पाइकों का विद्रोह 1817। पाइका विद्रोह बहुत खास है, क्योंकि भारत सरकार सोच रही है कि इसको, जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, उसमें इसको भारत का पहला जन विद्रोह घोषित किया जाए। अभी हम किसको पढ़ते हैं? 1857 को अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं ना, उसको सरकार सोच रही है कि पाइका विद्रोह जो 1817 में हुआ, उसको हम अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम पढ़ें। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाइकों का विद्रोह। पाइका उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। वंशानुगत आधार पर इस कार्य को करते थे। अंग्रेज कंपनी द्वारा 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की गई और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण पाइकों के सम्मान और शक्ति ह्रास हो गया। तो देखो, कहाँ का राजा? खुर्दा का। कहाँ का? खुर्दा का राजा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के शोषणकारी भू राजस्व नीति जमींदारों एवं किसानों के बीच रोष का कारण बनी। एक सेकेंड। लोक करारोपण के कारण नमक की कीमतों में वृद्धि, स्थानीय मुद्रा समाप्त करने, करों का भुगतान चांदी में करने इत्यादि जैसे अंग्रेजी शासन के शोषणकारी कदमों से पूरी तरह प्रभावित थे। ओके। बक्सी जगबंधु विद्याधर, पहला नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, खुर्दा के राजा का सेनापति था। 1814 में जगबंधु के पूर्वज के किले रोरांग की संपत्ति पर कंपनी ने जबरन अधिकार कर लिया। विद्रोह की चिंगारी उस समय भड़की जब मार्च 1817 में खोंड लोगों का एक समूह गुमसुर से खुर्दा क्षेत्र में आ गया। स्थानीय पाइकों ने, जो कि मुगलों एवं मराठों के विरुद्ध मोर्चा ले चुके थे, अंग्रेजों का प्रभावी प्रतिरोध किया। खुर्दा जैसे स्थान पर उन्हें करारी मात दी। इस विद्रोह में पाइकों का नेतृत्व किसने किया? जगबंधु ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये। यह विद्रोह 1817 ईस्वी में शुरू हुआ और 1818 में जाकर शिथिल पड़ गई। यद्यपि जगबंधु 1821 तक अंग्रेजों का प्रतिकार करता रहा। तो कब शुरू हुआ ये? 1817 ईस्वी में। 1825 में नयागढ़ के राजा ने आत्मसमर्पण के लिए जगबंधु से बातचीत की, जिसके पश्चात उसे सरकार ने 150 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पर कटक में रहने की अनुमति दे दी। पाइका विद्रोह बकायों में बड़ी छूट, मूल्यांकन में छूट, ऋण चुकाने में अक्षम, लोगों को मनमाने रूप से स्टेट की बिक्री को रद्द करने, निश्चित समय को लेकर नई व्यवस्था तथा उदार शासन के अन्य अनुबंधों को कराने में सफल हुआ। बघेरा का विद्रोह अगला है। 1818-1820 विदेशी शासन के प्रति द्वेष तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा समर्थित बड़ौदा के गायकवारों का अपकर्षण ने मिलकर ओखा मंडल के बघेरा सरदारों को हथियार उठाने पर विवश कर दिया। विदेशी शासन के शोषण के विरुद्ध हथियार उठाए गायकवाड़ के लोगों ने। गायकवाड़ जो शासक होते थे उनके। बघेराओं ने 1818-19 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र में घुसपैठ जारी रखा। 1820 में एक शांति संधि पर सहमति बनी तो बघेरा विद्रोह शांत हो गया। अगला है अहोम विद्रोह 1828, बर्मा युद्ध। 1824 से 26 के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया।
असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 से 30 तक गोमधर कोनावर, एक अहोम राजकुमार, तथा उसके साथी धनंजय बोगोहन एवं जयराम खरगरिया फूकन के नेतृत्व में असमियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ओके, तो ये सब नाम हैं, गोमधर कोनवार, अहोम राजकुमार और उनके साथी धनंजय बोगोहन, जयराम खरगरिया और फूकन, इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया उन्होंने। असमियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जोरहर के पास एकत्रित होकर विद्रोहियों ने गोमधर कोनवार को औपचारिक रूप से राजा बना दिया, गोमधर कोनवार को राजा घोषित कर दिया। अंततः कंपनी ने एक मैत्रीपूर्ण नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया और ऊपरी असम क्षेत्र में महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंपा। उत्तरी असम का क्षेत्र किसको दे दिया? महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को। बाकी राज्य क्षेत्र असम के राजा के अधीन बना रहा। तो इस तरह से जो अहोम का विद्रोह था वो शांत हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कब्जा छोड़ दिया और नरेंद्र सिंह को सत्ता सौंप दिया। सूरत नमक विद्रोह 1844 में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक प्रबल भावना का विस्फोट सूरत का स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में सरकार द्वारा नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये करने के कदम के विरुद्ध यूरोपीय लोगों पर हमले के रूप में हुआ। जन विद्रोह को देखते हुए सरकार ने नमक पर अतिरिक्त कर को वापस ले लिया। उन्होंने तुरंत डर के मारे जो कर बढ़ाया था वापस ले लिया। गडकरी का विद्रोह, गडकरी कहाँ पर होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। गडकरी मराठा क्षेत्र के दुर्ग के में सैनिक के रूप में काम करते थे। मराठा में दुर्ग सैनिक के रूप में गडकरी लोग काम करते थे, जिसके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन मिला करती थी। अंग्रेज़ों का शासन हो जाने के बाद वो बेगार तो हो ही गए, इनकी ज़मीन पर भी कर आरोपित कर दिया गया। इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 से विद्रोह कर दिया। सामानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। सामानगढ़ और कोल्हापुर किस विद्रोह के केंद्र थे? तो गडकरी विद्रोह के। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बाबाजी अहिरेकर थे। और कहाँ पर? सामनागढ़ और कोल्हापुर के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में। सामंतवादी विद्रोह, यह विद्रोह 1844 में हुआ, जिसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंडा सामंत ने किया। फोंड सामंत ने किया था। सामंत विद्रोह 1844 में हुआ। सावंत है ना कि सावंत जो होते हैं ना वो हैं सावंत, मराठा सरनेम होता है ये। सावंत ने कुछ सरदारों और देसाइयों की सहायता से कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। बाद में अंग्रेज सेनाओं ने मुठभेड़ में विद्रोहियों को परास्त कर दिया और किले से बाहर खदेड़ दिया। कई विद्रोही गोवा भाग गए। बचे हुए विद्रोहियों को पकड़कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कड़ी सजा दी गई। इसके बाद है नायक विद्रोह, बंगाल में मेदिनीपुर जिले में। यह विद्रोह उन रैयत नायकों ने किया जिन पर कंपनी बढ़ी हुई दर से कर लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी। 1806 में कंपनी ने नायकों को जमीन भी जब्त कर ली। नायकों ने इस विद्रोह में कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया, जो 1816 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व अचल सिंह नामक व्यक्ति ने किया। नायक विद्रोह अचल सिंह, नायक विद्रोह अचल सिंह, जिससे नायकों को सैनिक प्रशिक्षण देकर एक कुशल पलटन तैयार की थी। नायकों को प्रशिक्षण देकर मेदिनीपुर जिले में कहाँ पर हुआ? मेदिनीपुर, बंगाल। नायक विद्रोह हुआ और अचल सिंह के नेतृत्व में हुआ। ओके, और बढ़ी हुई दर से लगान चुकाने के लिए ये विद्रोह हुआ था कि हम बढ़ी हुई दर से लगान चुका नहीं सकते हैं। ओके। कित्तूर का विद्रोह, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया। 1824 में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया, जब उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में महारानी चेन्नम्मा, अभी तक एक महिला आई हैं जिन्होंने खुद से विद्रोह किया। इससे पहले सन्यासी विद्रोह में देवी चौधरानी जी का नाम आया था। तो महिलाओं से संबंधित विद्रोह को अलग से पढ़ना। महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, परंतु 1829 ईस्वी में रायप्पा के नेतृत्व में कित्तूर में एक बार फिर विद्रोह हुआ, पर यह भी उसी वर्ष दबा दिया गया। अगला है रामोसिस विद्रोह।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूना के रामोसिस मराठा योगी इन पुलिस। रामोसिस कौन होते थे? मराठा के समय में पुलिस का काम करते थे ये रामोसिस। रामोसिस, इसको याद रखना, ये भी पूछ लेता है कई बार स्टेट पीसीएस या यूपीएससी कि रामोसिस क्या है। ओके, तो बताना पड़ेगा कि मराठा समय में पुलिस का काम करते थे। ये बेगार हो गए अंग्रेज़ों के शासनकाल में। ऊपर से उनके पास जो ज़मीन बची थी उस पर अंग्रेज़ों ने क्या बोला कि लगान लाओ भाई। अब ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे हम कैसे दे दें, हमने तो आज तक नहीं दिया, हम कैसे दे देंगे, तो विद्रोह हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने लगान की दर बढ़ा दी और ऊपर से लगान भी ले ली। ऐसे में रामोसी ने 1822 में चित्तूर सिंह जी किससे हैं? तो रामोसिस। ओके, चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों पर हमले शुरू कर दिए, इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 में फिर से उमा जी, चित्तूर जी और उमा जी रामोसिसी, ठीक है, के नेतृत्व में रामोसिसों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस बार 1829 में तक रामोसिसों ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया। 1829 तक इन्होंने मोर्चा लिया, उसके बाद विद्रोह दबा दिया गया। विशाखापत्तनम का विद्रोह आंध्र प्रदेश में। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापत्तनम जिले में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला थी। पालकोंडा के जमींदार विजय राम राजे ने 1793-1796 के बीच अंग्रेज़ों के साथ कई छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी। 1831 के बीच फिर से पालकोंडा के जमींदारों ने राजस्व वसूली के प्रश्न पर विद्रोह किया। 1830 में विशाखापत्तनम के जमींदार वीरभद्र राजे ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। 1832 से 34 में विशाखापत्तनम के ही एक अन्य जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप की वजह से विद्रोह कर दिया। तो विशाखापत्तनम में ये विद्रोह हुआ था। जमींदार लोग पालकोंडा के थे। कुर्ग का विद्रोह। कुर्ग बहुत खूबसूरत जगह है कर्नाटक में। इसकी खासियत क्या सब है? इसे हमारे भारत के सेना अध्यक्षों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे सेना अध्यक्ष हुए हैं यहाँ से कुर्ग को। और कुर्ग की एक खासियत है, यहाँ के स्थानीय लोगों को भारत सरकार बिना लाइसेंस के गन रखने की इजाज़त देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा योद्धाओं का जगह है कुर्ग। ओके, सर्च करना, कभी बहुत खूबसूरत जगह है कर्नाटक में। दक्षिण भारत में 1833-34 में कुर्ग वासियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई संगठित नागरिक विद्रोह की मिसाल है। यदि वहाँ के राजा वीर राजा ने जनता की तरह बहादुरी दिखाई होती तो अंग्रेज़ों को निर्णायक हार का सामना करना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके आत्मसमर्पण के बाद कुर्ग मई 1834 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया और यह अभी कर्नाटक में है। कोलिय विद्रोह। कोलिय मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम करते थे। दुर्ग के सैनिक के रूप में काम करते थे कोलिय। अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्ग का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया। ऐसे में ये बेगार हो गए। यत्र तत्र विद्रोह के झंडे बुलंद करते हुए 1824 के अंत में पश्चिमी घाट और कच्छ के सीमावर्ती भाग के कोलियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे 1825 में दबा दिया गया। 1839 में पूना के आसपास के कोलियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1850 ईस्वी तक चलता रहा। विभिन्न चरणों में भाऊसरे, चिमनाजी यादव, नाना दरबरे, रघु भंगारिया, बापू भंगारिया आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को रामोसियों ने भी सहयोग दिया। रामोसिसो जो थे जो मराठा सैनिक पुलिस का काम करते थे, और ये क्या काम करते थे? दुर्ग संभालने का काम करते थे। दोनों आदमी तो एक ही समस्या से पीड़ित थे कि इन दोनों बेगार हो गए थे बेचारे, और इनकी जो ज़मीनें थी थोड़ी बहुत उस पर भी अंग्रेज़ लगान ले लेते थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। बुंदेला का विद्रोह। 1835 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले भी मिलाए गए, सागर एवं दामोह। इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवारी बंदोबस्त किया गया। महालवारी पढ़ा होगा, पूरा गांव महालवारी बंदोबस्त क्या था? पूरा गांव अंग्रेज को एक साथ एक कर देगा। मान लो 100 रुपये का कर आया तो अंग्रेज़ क्या बोलेंगे? इस गांव को 100 रुपये देना है। अब वो चाहे राम दे चाहे श्याम दे, कोई भी दे, 100 रुपये का कर देना है गांव से वसूल के। तो वही था महालवारी। महाल का मतलब होता है पूरा गांव। पढ़ लेना, भू राजस्व व्यवस्था मैंने अच्छे से पढ़ाया है। चलो, आधुनिक मध्य प्रदेश के जिले भी मिलाए गए, सागर और दमोह जिले जो हैं। इस प्रांत में बर्ड कमीशन एक आया था कमीशन, उसने बोला कि यहाँ महालवारी व्यवस्था लागू कर दो, तो लागू कर दिया गया, जिससे 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया।
अब वहाँ पर 20 वर्ष के लिए लगान नई बढ़ी हुई दर पर वसूला जाएगा। इससे यहाँ के ज़मींदार नाराज़ हुए। जब उनसे लगान ज़बरदस्ती वसूल किया जाने लगा तो सागर के 2 ज़मींदार जवाहर सिंह और मधुकर शाह, ये दोनों सागर जिले के ज़मींदार थे, जवाहर सिंह जी और मधुकर शाह, ने 1824 में विद्रोह कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। 1843 ईस्वी तक विद्रोह पर काबू पा लिया गया और लगान भी कम कर दिया गया। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, नाराज़ मत हो, हम लगान कम लेंगे, शांत हो जाओ सब लोग। तो इस तरह से ये विद्रोह शांत हो गया। संभलपुर का विद्रोह। संभलपुर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध में कई चरणों में गोंडों ने विद्रोह किया। गोंड, ओके, मूवी जो आ रही है RRR वो गोंडों पर ही बनी है, तो थोड़ा सा चर्चा में है ये। पहला विद्रोह 1833 में हुआ, पर इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसका कारण नए भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर देना था। यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। 1857 की क्रांति के समय संभलपुर में सुरेंद्र साई ने मोर्चा संभाला, जिसमें अन्य जमींदारों ने भी उसका साथ दिया। 1862 में सुरेंद्र साई द्वारा आत्मसमर्पण कर देने के बाद यह विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। ओके, तो संभलपुर का ये विद्रोह था गोंडों का विद्रोह। ओके, बहावी आंदोलन, ये तो बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर दूसरे साल एक क्वेश्चन इससे पूछा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, और उसमें ऑप्शन में रहता है पटना, मार दो, सही हो जाता है। या तो फिर पूछता है कि बहावी आंदोलन का नेता कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी, मार दो, सही हो जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन भारत में शुरू किए गए बरेली के सैयद अहमद बरेलवी, ये सैयद अहमद खान नहीं है, पहली बात तो ये सुन लो। ओके, सैयद अहमद बरेलवी। वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार करना था, पर भारत में इसके लक्ष्य अंग्रेज एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। क्या था, मैं इस आंदोलन को थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले क्या था, पंजाब और इनके इलाकों पर महाराजा रंजीत सिंह जी का शासन था। पंजाबियों को जब सिख साम्राज्य खत्म हुआ, सिखों का साम्राज्य, उसके बाद वहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो गया। तो पहले ये आंदोलन सिखों के खिलाफ था, सिख शासकों के खिलाफ, उसके बाद ये अंग्रेज शासकों के खिलाफ हो गया। ओके, और बाद में फैलते ये इसमें आ गया कि इस्लाम में हमें सुधार करना है। तो वहाबी आंदोलन यही है। वहाबी आंदोलन भारत में शुरू किया बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, पर भारत में इसके लक्ष्य अंग्रेज एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया था। यह आंदोलन 1830 में शुरू हुआ। 1869 तक इसने अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया। 1831 में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार में इनायत अली, नाम आ गया बीपीएससी के लिए भाई, इनायत अली, यूपीएससी के लिए भी, और विलायत अली, इनायत और विलायत। बंगाल में तीतू मीर, दादू मियाँ ने नेतृत्व किया। अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत हो गया, जो पश्चिमोत्तर भारत है वो हो गया था। तो कौन कौन से नाम आए, एक तो सैयद अहमद बरेलवी पटना का प्रमुख केंद्र था, इसके पास इनायत अली, विलायत अली, तीतू मीर और दादू मियाँ। वहाबियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भावनाएं भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सियाना में स्थित वहाबियों पर 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान के श्रृंखला और वहाबियों पर राजद्रोह के विभिन्न न्यायालय मुकदमों ने वहाबी विद्रोह को कमज़ोर कर दिया। यद्यपि अंग्रेजों के साथ छिटपुट सामना 1880 और 1890 के दशक में जारी रहा। अगला है कूका विद्रोह। ये सारे अब बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह आ रहे हैं, अंत तक देखना वीडियो, ठीक है। किसी से भी एक भी क्वेश्चन पूछ लेगा। कूका विद्रोह, इस आंदोलन की शुरुआत जवाहर मल भगत सियान साहिब, क्या कहा जाता है इनको, सियान साहिब, जवाहर भगत मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में किया था, जो अभी पाकिस्तान का भाग है पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब हमारे पास है। उन्होंने हजारों नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वास को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। कूका आंदोलन, इसके अन्य सिद्धांतों में जातीय भेदभाव का उन्मूलन, सिखों को समान अधिकार, मांस मदिरा अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, महिलाओं पर्दा प्रथा को दूर करना इत्यादि प्रमुख था। ये सब यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए।
नाम तो अभी तक एक ही आया है, जवाहर मल भगत। आगे और आएंगे, राम सिंह वगैरह सभी हैं, और बालक सिंह आए इनके पुत्र। प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ऊपर पढ़ा हमने सिख धर्म में सुधार करना, किंतु अंग्रेज द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। कूका आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करने पर अंग्रेज चिंतित हो गए, इसके दमन का प्रयास करने लगे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कूका आंदोलन को हटाकर पंजाब में सिख आंदोलन, कूका अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना चाहते थे। पंजाब में क्या करना चाहते, पहले ये धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन बाकी होते हैं। बाद में जब पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो कूका का लक्ष्य क्या हो गया कि अंग्रेज़ों को हटाकर पंजाब में फिर से सिख शासन को स्थापित किया जाए। उन्होंने हाथ से बने कपड़े पहनने की वकालत की, स्वदेशी और अंग्रेजी नियमों एवं शिक्षा तथा उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जिसको गांधी जी बाद में करेंगे, उसको इन लोगों ने पहले ही शुरू कर दिया। इस प्रकार कूका आंदोलन की अवधारणा स्वदेशी और असहयोग थी, जिसे कूका द्वारा प्रचारित किया गया। फलतः कूका आंदोलन के समर्थन एवं अंग्रेजों में टकराव हुआ और अंग्रेजों ने 1863 से 1872 के बीच आंदोलन को कुचलने के जोरदार उपाय किए। 1872 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। राम सिंह जी की मृत्यु 1885 में रंगून में हो गया। रंगून कहाँ है? बर्मा में, म्यांमार में। धार्मिक अधिस्वर सहित किसान आंदोलन, तो ये था सामान्य आंदोलन जो अलग अलग थे। अब आएंगे किसान आंदोलन। ओके, तो पहला है नरकेल बेरिया विद्रोह। ओके, नारकेल बेरिया का विद्रोह। मीर निथार अली 1782 से 1831 या टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम काश्तकारों को भूमिपति, विशेष रूप से हिंदू जमींदार जिन्होंने फराइजी एवं ब्रिटिश नील के खेती करने वाले लोगों पर दाढ़ी रखने संबंधी कर लगाया था। देख रहे हो बदमाशी, दाढ़ी रखने संबंधी कर लगाया था फराइजी और ब्रिटिश नील की खेती करने वाले लोगों पर। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रायः प्रथम सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाने वाला विद्रोह ही जल्दी एक धार्मिक रंग रूप धारण कर लिया। बाद में यह विद्रोह वहाबी आंदोलन में विलय हो गया। तो नारकेल बेरिया विद्रोह जो था, ये दाढ़ी रखने, जो मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं, हिंदू जमींदार लोगों ने ब्रिटिश नील की खेती करने वाले लोगों पर उन पर कर लगा दिया। मुस्लिम काश्तकारों पर कर लगाया गया हिंदू जमींदार और अंग्रेजों द्वारा। उसके विरुद्ध विद्रोह था ये, जो बाद में किस में शामिल हो गया? वहाबी विद्रोह में, जो शुरू में एक इस्लाम में सुधार करने का आंदोलन था। ओके, आगे चलते। पागलपंथी विद्रोह, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, उठा के देखना प्रीवियस ईयर का। हम भी शुरू करेंगे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, और टेस्ट सीरीज भी शुरू करूँगा मैं। अभी तो एग्ज़ाम का डेट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, 7 मई को हो गया है ना एग्ज़ाम, तो 7 मई कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो 30 अप्रैल से 7 मई हुआ है मात्र, तो पढ़ते रहना, मुझे लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह में मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले पूर्व में बंगाल के हजोंगा और गारो जनजाति शामिल थी। बंगाल कौन सा बंगाल हो गया ये दिखाता हूँ। जैसे मान लो भारत है ये, रुक जाओ सही से बनाता हूँ, भारत है ये, तो ये पूरा भाग बांग्लादेश अभी का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और जो असम और त्रिपुरा के ज़िले हैं, मेघालय, ये सब बंगाल का भाग था। तो वहाँ की बात हो रही है ये। तो हजोंग और गारो जनजाति शामिल थी इसमें पूर्व बंगाल में, जिसका गठन करम शाह ने किया था। लेकिन जनजातीय किसानों ने स्वयं को करम शाह के बेटे के नेतृत्व में संगठित कर लिया। करम शाह के बेटे का क्या नाम था? टीपू। ये टीपू सुल्तान वाला टीपू नहीं, ये टीपू बंगाल वाला टीपू है। टीपू ने जमींदारों के अत्याचार का सामना किया। 1825 से 1835 के बीच पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला किया। यद्यपि सरकार ने इन किसानों के संरक्षण के लिए एक समान प्रबंधन प्रस्तुत किया, अंततः सरकार द्वारा आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया। तो टीपू और उसका पिता करम शाह, ठीक है, इन दोनों ने विद्रोह किया था पूर्वी बंगाल के भाग में। पागलपंथी विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध। फराइजी विद्रोह, फराइजी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयत
अल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। उन्होंने आमूल-चूल धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की वकालत की। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना ही था। फराइजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम में सुधार करना। कौन थे? हाजी शरीय अल्लाह। ओके, अगला है परिया वहाबियों का विरोध था। वहाबियों का विरोध करते थे। बंगाल में कालांतर में इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध का रुख अपना लिया। शरीयतुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन दुद्दू मियाँ ने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की। उनके बल पर एक सशक्त और प्रभावी आंदोलन चलाया गया। फराइजी विद्रोह 1838 से 1857 तक जारी रहा। अधिकतर फराइजियों ने वहाबी पदवी धारण कर ली। मोपला विद्रोह, मोपला 2 बार होगा, एक बार 1921 में होगा मोपला का दंगा, ओके, और एक बार अभी हुआ। राजस्व मांग में वृद्धि, जोत के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों का अत्याचार ने मालाबार के मोपला के बीच व्यापक किसान आंदोलन को जन्म दिया। केरल में हुआ था ये। ऐसे ही पूछा है बीपीएससी ने कि मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। ठीक है, 1836 से 54 के दौरान 22 विद्रोह हुए, हालांकि इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। द्वितीय मोपला विद्रोह और सहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समर्थक कांग्रेस द्वारा संगठित मोपलाओं के पश्चात हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेद ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया था। मोपला विद्रोह का शुरू में गांधी जी ने समर्थन किया था, लेकिन जब वहाँ पर हिंदू विरोधी एक्टिविटी होने लगा, हिंदुओं को मारा जाने लगा, उनका धर्मांतरण कराया गया मोपलाओं द्वारा, तो गांधी जी ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। 1921 ईस्वी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था, तब हुआ था। अगला है 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका। ओके, 1857 के विद्रोह से प्रभावित मात्र कुछ क्षेत्र में, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषक सहभागिता सक्रिय रही। इसके अतिरिक्त किसान विदेशी शासन से लड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थानीय सामंती नेताओं के साथ संगठित हुए। विद्रोह के पश्चात सरकार की कृषक की उपेक्षा एवं जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के निर्णय ने किसानों की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया। ये 1857 की बात हो रही है। किसानों का अधिकार एवं हित सर्वाधिक प्रभावित हुए। अवध में उदाहरण अर्थात भूमि को तालुकदार के पास रखा गया और उन्हें राजस्व एवं अन्य शक्तियाँ भी दी गई, और कृषक बंगाल किराया अधिनियम 1859 के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सके। जो टेनेंसी एक्ट बनाया गया था 1859, उसका लाभ भी नहीं उठा पाए ये। 1857 के विद्रोह में उनकी सहभागिता हेतु दंड स्वरूप किसानों को कुछ क्षेत्र में अतिरिक्त कर की अदायगी करनी पड़ी। 1857 के विद्रोह में किसानों ने जो समर्थन किया विद्रोहियों का, उसके बाद उन पर दंड लगाया गया, अधिक कर वसूला गया। पश्चिमी यूपी की बात कर रहा था ये, पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आदिवासी विद्रोह। अब हमने किसान विद्रोह पढ़ लिया, उससे पहले धार्मिक विद्रोह भी हमने कंप्लीट किया, सामान्य लोगों का विद्रोह भी। अब हम बढ़ रहे हैं आदिवासियों के विद्रोह में। आदिवासी वर्ग ने हमेशा ही सेंसिटिव रहे हैं ये। इनके ज़मीन, इनके रीति रिवाज, इनके क्षेत्र में जब भी कभी हस्तक्षेप होता है आज भी, तो ये चीज़ सहन नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट का देख ही सकते हो तुम। नॉर्थ ईस्ट में जो इतने सारे विद्रोह होते हैं या जो इंसर्जेंसी है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है ये, कि ये लोग जल्दी अपने क्षेत्र में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इनको रहने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए अपने तरीके से। ब्रिटिश शासनाधीन आदिवासी आंदोलन सभी आंदोलनों में अधिक निरंतर आतंकी एवं हिंसक थे। आतंकी बोलना गलत है, इस शब्द को काट देना चाहिए। मुख्य भूमि में पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोह के विभिन्न कारण। क्या कारण थे भाई इनके? आदिवासी आंदोलन की मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह और सीमांत आदिवासी विद्रोह भारत के पूर्वोत्तर हिस्से मुख्यतः चलने वाली आदिवासी आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है, आज भी है ये। आदिवासी विद्रोह के सुलगने के विभिन्न कारण थे, जिनमें से आदिवासी भूमि और वन मुख्य कारण थे। इनका वन और भूमि जो होता है वो इसको बहुत ही संरक्षित तरीके से रखते हैं। अगर उसमें कोई प्रवेश करता है तो विद्रोह होता है। अंग्रेजों के बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया। पूरे के पूरे कबीले का एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। ओके, उनके सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न किया, जैसा कि कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार एक व्यवस्थित रूप में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा और इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। वनों में झूम कृषि को प्रतिबंधित किया गया, खेत के जंगलों को जलाकर जो खेती करते हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे आदिवासियों की समस्या में वृद्धि हुई।
सरकार ने आरक्षित वन और प्रतिबंधित लकड़ी के प्रयोग एवं चारागाह के द्वारा वन क्षेत्र पर नियंत्रण को विस्तारित किया। पुलिस व्यापारियों एवं महाजनों के शोषण ने उनके दुख एवं परेशानियों में और वृद्धि कर दी। पुलिस भी शोषण कर रही, महाजन भी शोषण कर रही, अंग्रेज भी शोषण कर रहे। ओके, जो परंपरागत तरीके से हजारों साल से रहते आ रहे थे उनको परेशान किया गया। दखल अंदाजी प्रवृत्ति के कुछ सामान्य कानूनों ने भी उनमें घृणा में वृद्धि की। ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए लिखने के लिए, जब आंसर राइटिंग करेंगे ना हम, उसमें ये काम आता है। आदिवासी पूरे देश में चलाए जाने वाली सामाजिक धार्मिक सुधार गतिविधियों से भी प्रेरित हुए। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों का आंदोलन कुछ पहलुओं में गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह से भिन्न थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंदोलन कुछ भिन्न थे। एक आदिवासी जिसकी सीमा से लगे देश के साथ साझा आदिवासी एवं सांस्कृतिक संपर्क थे, ने स्वयं को राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने के बारे में नहीं सोचा कभी भी। उनके विद्रोह भारतीय संघ या पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में थे। ओके। दूसरा, ये आंदोलन वन आधारित या कृषि संबंधी विद्रोह नहीं थे, जैसा कि ये जनजातीय सामान्यतः भूमि एवं वन क्षेत्र के नियंत्रण में थी। अंग्रेजों ने गैर आदिवासी क्षेत्र को अपेक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी समय बाद प्रवेश किया। ठीक है। तीसरे, अंग्रेज शासन के अंतर्गत सीमांत आदिवासी विद्रोह गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जारी रहे। विसंस्कृतिकरण आंदोलन भी सीमांत जनजातियों के बीच फैल गया। मतई चूड़चंद महाराज के शासनकाल 1891 से 1941 के बीच के दौरान नव वैष्णववाद ब्राह्मणों की कुप्रथाओं को त्यागने हेतु एक आंदोलन को संगठित किया गया। औपनिवेशिक काल में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में सांस्कृतिक आंदोलन पूरी तरह अनुपस्थित रहे। तो क्या सब कारण था? सांस्कृतिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था कि खेत पथार उनके हड़प लिए गए। अलग अलग तरीके के कारणों के कारण जनजातीय विद्रोह हुए। ओके, यही तो देखा ना हमने ऊपर के पॉइंट्स में। आदिवासी विद्रोह की विशेषता, यहाँ तक कि एक दूसरे से समय एवं काल में अलग होने के बावजूद आदिवासी विद्रोह में कुछ समान विशेषताएं थी। कौन कौन सी थी? आदिवासी पहचान या जातीय समानता इस समूह की एकता के पीछे थी कि हमारी आदिवासी पहचान है और हम एक हैं। सभी बाहरी लोगों को शत्रु के तौर पर नहीं देखा गया। निर्धन लोग जो व्यक्तिगत श्रम पर निर्भर थे और गांव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोगात्मक भूमिका में थे, अकेले पड़ गए। इस आंदोलन ने महाजनों एवं व्यापारियों के प्रति हिंसा की, जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के तौर पर देखते थे। महाजन और जो जमींदार थे उनके खिलाफ भी आदिवासियों ने अच्छा खासा संघर्ष किया है, क्योंकि वो मानते थे कि ये लोग अंग्रेजों के समर्थक हैं। विदेशी सरकार द्वारा आरोपित नियमों, जिन्हें वे आदिवासियों के परंपरागत सामाजिक आर्थिक रूपरेखा ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास के रूप में देखते थे, के खिलाफ विद्रोह का एक सामान्य कारण था। अधिकतर विद्रोह का नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया। जैसे बिरसा मुंडा जो थे, वो खुद को भगवान घोषित किया था उन्होंने। भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता आज भी उनको। तो मसीहा जैसे लोगों ने किया, जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया। बाहरी लोगों द्वारा उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन दिया। आदिवासी आंदोलन शुरुआत से ही अभिशप्त थे, क्योंकि उनके पास अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार थे। वो तीर धनुष से लड़ते थे और ये बंदूक से लड़ते थे, लेकिन फिर भी लड़ते थे वो। कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन। पहला है, गौरतलब है कि अधिकतर आदिवासी आंदोलन, यदि हम सीमांत आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दें, तो मध्य भारत, पश्चिमी भारत, इन सब में हुए हैं। तो पहला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया राजमहल, कहाँ? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार का भाग की पहाड़ी में बसी एक लड़ाकू जनजाति थी। अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध 1778, बहुत पहले 1770 में सन्यासी हुआ है, उसके बाद से ही सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। स्थानीय जनजातीय सरदारों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह अत्यंत हिंसक एवं खूनी था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया। अगला है चुआर का विद्रोह। अकाल वर्धित भू राजस्व मांग। तो पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर हुआ था? राजमहल के पहाड़ियों में। चुआर विद्रोह, अकाल वर्धित भू राजस्व की मांग, यानी कि अकाल के आने के बाद बढ़ा हुआ भू राजस्व की मांग के कारण दयनीय आर्थिक स्थिति ने मिदनापुर, ये भी कहाँ? बंगाल जिले, मिदनापुर जिले के चुआर जनजातियों को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये आदिवासी मूलतः किसान एवं आखेटक थे। यह विद्रोह 1766 से 1772 तक चला
और 1795 और 1816 के बीच पुनः उठ खड़ा हुआ। चुआर मानभूम और बारभूम में सक्रिय थे, विशिष्ट रूप से बारभूम और घाटशिला के पहाड़ियों के बीच। उन्होंने अपनी भूमि को एक प्रकार से सामंतवादी काल में रखा, लेकिन वो घनिष्ठ रूप से अपनी मिट्टी से जुड़े नहीं थे। वे अपने जंगल प्रमुख या जमींदारों के पास इस बोली पर छोड़कर दूसरी जमीन पर खेती करने को सदैव तैयार रहते थे। 1771 में चुआर सरदार धादगा के साम गंजन, कलीपाल और दुबराज के सुबला सिंह ने विद्रोह कर दिया। ये सब नाम है जगह के और उनके नेताओं के। इस समय हालांकि उन्हें अपने लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चुआर विद्रोह हो गया मिदनापुर जिले बंगाल में। अब ये जनजातीय विद्रोह पेज पर दिए हुए हैं, ये सबको PDF मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लेना। विद्रोह किया और 1798 में फिर से दुर्जन सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जो रायपुर का जमींदार था, जिसे बंगाल रेगुलेशन अधिनियम के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया था। मई 1798 में उनके अनुयायियों ने लगभग 1500 चुआर रायपुर स्टेट के नीलामी को रोकने के लिए हिंसक गतिविधियां की। इस विद्रोह का अंग्रेजों ने बेहद बर्बरता से दमन किया। चुआर विद्रोह का चुआर के अन्य नेताओं में कौन सब हैं, सारे के नाम याद रखना, BPSC में E ऑप्शन भी आता है। माधव सिंह, राजा बरभूम का भाई, राजा मोहन सिंह, जूड़िच के जमींदार, दुलमा के लक्ष्मण सिंह शामिल थे। लिख के चिपका लेना दीवार पर। चुआर शब्द को कुछ इतिहासकार अपमानजनक मानते हैं, जिन्होंने इस विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह कहा है। तो अगर चुआर विद्रोह पूछे या जंगल महल का विद्रोह पूछे तो एक ही बताना हमें, कहाँ पर? मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। ओके, तो अभी दो पढ़ा, एक पहाड़ियों का विद्रोह, तो वो कहाँ था? राजमहल की पहाड़ियों में, तो वही बंगाल, बिहार के और झारखंड के आसपास आता है। तीनों में थोड़ा थोड़ा मिलता है। अगला है कोल विद्रोह 1831। ये तो पूछा था कुछ सवाल पहले भी BPSC में। यह विद्रोह रांची, सिंहभूर, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। विद्रोह की आग उस समय सुलगी जब कोल मुखियाओं मुंडा ने बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण हिंदू, सिख और मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को किया गया। मुंडा से जमीन लेकर किसको दिया गया? हिंदू, सिख, बाहरी मुसलमान किसानों को दे दिया गया। अब जैसे ही बाहरी लोग आए तो वैसे ही क्या होगा? विद्रोह शुरू होगा। इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हो गए और 1831 में बुद्धो भगत, ओके, अभी तक एक और आया था, जवाहर भगत आया था, जो किस में था? कूका आंदोलन में था। याद करो, पश्चिमी पंजाब के ही इलाकों में बुद्धो भगत जी आए हैं। कोल विद्रोह बिहार, झारखंड, इन सब इलाकों में, रांची, सिंहभूर, हजारीबाग, पलामू, इन सब इलाकों में। ओके, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने हजारों बाहरी किसानों को मार दिया या जला दिया। केवल बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान से कानूनी व्यवस्था और शांति पुनः स्थापित की जा सकी। समझे कितना हिंसक आंदोलन था ये कोल विद्रोह? हमारे ज़मीन पर कैसे घुस गए, हम तो तुम्हें मार देंगे, इस टाइप का। होए मुंडा का विद्रोह। राजा परहत ने अपने हो जनजाति को सिंहभूम एवं छोटा नागपुर जिले को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत करने के विरोध में संगठित किया। यह विद्रोह निरंतर 1827 तक चलता रहा, जब हो जनजाति को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया। बाद में 1831 में उन्होंने अंग्रेजों के नवीन कृषि राजस्व नीति, उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश के विरोध में फिर से विद्रोह का स्वर बुलंद कर दिया। हालांकि विद्रोह को वर्ष 1832 में छीन कर दिया गया, तथापि हो अभियान 1837 तक जारी रहा। मुंडा काफ़ी लंबे समय तक शांत नहीं रहे। हो या मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के इलाकों में ही हुआ अपनी ज़मीन के कारण। 1899 से 1900 मुंडा ने रांची के दक्षिणी क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, अब कौन आ गए? बिरसा मुंडा। और ये क्या कहते थे? दीकू। दीकू क्या होता है भाई? जो भी जनजाति इलाकों में बाहरी प्रवेश करेगा, अंग्रेजी हो, अंग्रेज वाला आदमी हो, या भारतीय मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी, इनको मारो, दीकू को मारो। और ये बहुत ही हिंसक आंदोलन था ये। रांची के दक्षिणी क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। 1860 से 1920 के समय अवधि के दौरान उल गुलान विद्रोह, ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है मित्रों, UPSC 2020 का क्वेश्चन है। पूछा है कि उल गुलान विद्रोह निम्न से किससे संबंधित था? एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था।
विद्रोह, जिसे एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था, ने सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था शुरू किए जाने और साहूकार वन के ठेकेदार के शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक बल एकत्र किया। चुनौती उस समय और बढ़ गई जब मुंडा ने 1879 में छोटा नागपुर पर अपना दावा किया। तब ब्रिटिश सशस्त्र सेना को तैनात किया गया। बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और टीपू सुल्तान के मरने के 100 साल बाद यानी कि 1899 में बिरसा मुंडा की जेल में बीमारी से मौत हो गई। अगला है संथाल विद्रोह, बहुत ही इम्पोर्टेंट बीपीएससी के लिए तो और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही। संथाल कृषि करने वाली जनजाति के निरंतर दमन ने जमींदारों के विरुद्ध उनके विद्रोह को जन्म दिया। साहूकारों ने, जिन्हें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, जमींदारों का साथ दिया, किसानों पर अत्याचार किया तथा उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन परिवर्तित हो गया। सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी। सिद्धू कान्हू, अगर केवीसी नैनो का मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो उसमें सिद्धू कान्हू के 2 और भाई थे, 4 भाई का नाम है उसमें, चारों के नाम याद रखना बीपीएससी अगर देना है तो। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल ने कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी। भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर दिया। विद्रोहियों को 1856 तक कुचल दिया गया। देखो 1856 में संथाल आंदोलन कुचला गया है। 1857 का विद्रोह हुआ है और 1858 में नील विद्रोह होगा। ओके, तो 3 विद्रोह लगातार हैं, 1856 संथाल, ओके, 1857 पता ही है राष्ट्रीय विद्रोह, 1858 नील विद्रोह, ओके। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 के बीच ओडिशा से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में विस्तारित पहाड़ी क्षेत्र के खोंड जनजातियों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड ने, जिनमें चुमसर, कालाहांडी एवं अन्य जनजातियाँ शामिल हुई, जनजातीय रीति रिवाज हस्तक्षेप किए जाने, नए कर आरोपित करने, जमींदारों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने का विरोध किया। चक्र बिसोई का नेतृत्व समाप्त हो जाने से यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में फिर से खोंड विद्रोह इस आशा से शुरू हुआ कि विदेशी शासन का अंत होगा और वे स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे। कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी जिला, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आज भी काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश में, और कोया, जिनमें खोंड सारा जनजाति के सरदार शामिल हुए। 1803 और 1840, 45, 58, 61 और 62 में विद्रोह किया गया। टोम्मा सोरा के नेतृत्व में टोम्मा सोरा कोया विद्रोह। कोया विद्रोह कहाँ पर हुआ सबसे पहले? तो अभी के आंध्र प्रदेश में, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टोम्मा सोरा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ जनजातियों का, और पुलिस का दमन, महाजनों द्वारा शोषण, ये सब, वन कानून, वनों पर परंपरागत अधिकार छीन जाने के कारण विद्रोह हुआ। टोम्मा सोरा के मृत्यु के पश्चात 1886 में राजा अनंतय्यार के नेतृत्व में यह विद्रोह संगठित किया गया, ठीक है। तो बाद में इसका नेतृत्व किसने किया? अनंतय्यार ने। भील विद्रोह, भील जो पश्चिमी घाट में रहते थे, पश्चिमी घाट में, कहाँ पर? गुजरात से शुरू करो पश्चिमी घाट और केरल तक चले जाओ। कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में एक सुधारक गोविंद गुरु ने, गोविंद गुरु किससे जुड़े हैं? भील विद्रोह से। गोविंद गुरु ने दक्षिणी राजस्थान के भीलों को संगठित होने और 1913 तक भील राजा के लिए लड़ने में मदद की। कोली विद्रोह, भील के पड़ोस में रहने वाली कोली जनजाति ने 1829, 1839, दोबारा 1844 और 48 के दौरान कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनकी नाराज़गी उन पर कंपनी शासन के थोपे जाने से थी, जिससे व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी फैली, उनके किलों को बर्बाद कर दिया गया। पूर्वोत्तर के आदिवासी विद्रोह, अब हम आदिवासी विद्रोह में पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। पहला एक खासी विद्रोह। क्यों होगा पहला खासी? ये भी आएगा, ये क्वेश्चन ही पूछा है। गारो और जयंतिया पहाड़ी के बीच पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी सिलहट के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में सड़क संपर्क का निर्माण करना चाहती थी। इसके लिए अंग्रेज़ों, बंगालियों और मैदानी क्षेत्र के श्रमिकों को इस क्षेत्र में लाया गया। खासी, गारो, खम्पतिस एवं सिंह फोन्स ने मैदानी क्षेत्र से आए बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया। जो मैदानी भाग से बाहर से लोग आए, उनको बाहर भेजने के लिए कि भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, अब सड़क वड़क बनाने आए हो यहाँ,
तो इसलिए खासियों ने विद्रोह कर दिया तीरथ सिंह के नेतृत्व। और एक चीज़ क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत में अंग्रेज पूर्वोत्तर में सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए, तो खासी जनजाति के संपर्क में आए। ओके, ये बहुत बार पूछा है, बीपीएससी यूपीएससी हर जगह पूछा है, तो देखना जाके क्वेश्चन मिल जाएगा। तीरथ सिंह के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया। यह विद्रोह क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह बन गया। 1833 सर्वोत्कृष्ट अंग्रेज सैन्य शक्ति ने विद्रोह को कुचल दिया। इनके विद्रोह को कुचल दिया गया। तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में विद्रोह किया था इन्होंने, खासी लोगों ने। सिंह फोर्स विद्रोह 1830 के पूर्वार्ध में असम में सिंह फोर्स के विद्रोहियों का शीघ्र ही दमन कर दिया गया, लेकिन उनके विद्रोह को निरंतर जारी रखा। 1839 के विद्रोह में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई। निरांग फीदू के नेतृत्व में 1849 में विद्रोह किया गया, जो ब्रिटिश गैरीसैन पर हमले से कई सैनिकों की हत्या में शामिल था। कुछ छोटे आंदोलन में मिसमी 1836, खम्पाती विद्रोह 1839, 1842 और लुसाई विद्रोह 1842 से 44 शामिल थे। ओके, तो ये था जनजातीय विद्रोह। इसके बाद है सिपाही विद्रोह। ये सिपाही विद्रोह कौन सा? 1857 से पूर्व के जो सिपाही विद्रोह है वो हैं ये। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देश के विभिन्न भागों में 1857 के महान विद्रोह से पूर्व छिटपुट संख्या में सैन्य विद्रोह हुए। क्यों हुए उसके कारण लिखे हुए। भुगतान पदोन्नति नहीं मिलता था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इनको मानव ही नहीं समझते थे हमें तो ब्रिटिश लोग। दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में लड़ने जाने पर विदेश सेवा भत्ता देने से सरकार का इनकार। बोलते थे दूर जाओगे तो पहले भत्ता देते थे, फिर बाद में देना बंद कर दिया था। एक इसी तरह का विद्रोह हुआ था व्हाइट म्यूटिनी, व्हाइट विद्रोह जिसको कहा जाता है। ये किसके समय में हुआ था? जब शासक था क्लाइव था। तो क्लाइव के विद्रोह उसी के सैनिकों ने, गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने विद्रोह किया था कि हमें बाहर जाने का भत्ता नहीं दोगे तो हम क्लाइव को ही मार देंगे। इस तरह का विद्रोह था ये, व्हाइट म्यूटिनी जिसको बोला जाता है, व्हाइट म्यूटिनी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में लड़ने जाने के लिए विदेश सेवा भत्ता मिलता था, जो नहीं देती थी सरकार। लॉर्ड कैनिंग के जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के प्रावधान की सभी भर्ती जवानों को भारत के बाहर अंदर सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसने किया था ये? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कब कैनिंग था? 1857 के समय ये भारत का गवर्नर जनरल था। और 1857 के बाद भारत का पहला वाइसराय भी बना। ये हिस्ट्री पढ़ी होगी। को लेकर उच्च जाति हिंदू सिपाहियों ने धार्मिक आपत्ति जताई। हिंदू वर्ग में क्या था कि बेटा अगर तुमने समुद्र लांघ दिया तो तुम अपवित्र हो गए। इस तरह की अवधारणा थी हमारे यहाँ। तो लॉर्ड कैनिंग साहब ने जब बोला कि कहीं भी जाकर तुमको सेवा देना पड़ेगा, तो विद्रोह हो गया था। अब ये सारे विद्रोह को एक डब्बे में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा सिपाहियों ने सभी असंतोष एवं शिकायतें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक को साझा किया, जिससे आम नागरिकों को दुखी संतप्त किया। विभिन्न वर्षों के दौरान ऊंची जाति के सिपाहियों ने पाया कि उनकी धार्मिक आस्था के साथ उनकी सेवा शर्तें संतुलन नहीं कर पा रही हैं। ऊंची नीची जाति को एक ही जगह रख देते थे। तो उस समय के सेना में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थीं। इस कारण से उस समय विद्रोह होता था। उदाहरण अर्थात 1806 में सिर की पगड़ी को चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित करने पर वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हो गया। कि सिर पर जो पगड़ी रखते थे उसमें लेदर का यूज जब किया जाने लगा तो उसके खिलाफ विद्रोह हो गया। इसी प्रकार 1844 में बंगाल सेना ने सिपाहियों ने इसलिए विद्रोह कर दिया 1844 में कि उन्हें सिंध से दूर भेजा जा रहा था। 1824 में बैरकपुर में उस समय सिपाही और सेना विद्रोह ने चिंगारी तब पकड़ी जब उन्हें बर्मा जाने के लिए कहा गया, क्योंकि समुद्र पार करने का अर्थ था जाति को खो देना। समुद्र पार करोगे तो तुम्हारी जाति खो जाएगा। किस तरह की चीज़ों हम बंधे हुए थे और फिर कहते हैं कि हम पर अंग्रेज़ों ने राज कर लिया, कैसे नहीं करते। महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 के पूर्व के दौरान भर के अत्यधिक महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह निम्न प्रकार थे। 1864 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर में उनके सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों, रीति रिवाजों में अवांछनीय हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध कर दिया और विद्रोह भड़क उठा। विद्रोहियों ने दुर्ग पर मैसूर के शासक के राज चिन्ह युक्त झंडे को भी फहरा दिया। 1824 में 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाहियों का विद्रोह। 25 में असम ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह। 38 में सोलापुर में भारतीय रेजिडेंट का विद्रोह। 44, 49 और 50, 52 में क्रमशः 34वीं, 22वीं, 66वीं और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह। तो 1857 से पूर्व देख लो कितने सारे सैनिक विद्रोह हुए हैं।
हालांकि ये सभी सैन्य विद्रोह अपनी सीमा क्षेत्र के बाहर नहीं फैल सके और ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा निर्ममतापूर्वक कुचल दिए गए। इस विद्रोह ने प्रायः भयानक हिंसा का प्रदर्शन किया, लेकिन इन विद्रोह का विरासत बाद में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ कि इन विद्रोहों का विरासत था 1857 का महान क्रांति, जिसको मैंने अपने नोट्स से, लिखित नोट्स से, पीटी प्रीलियम और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया है। जाके ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा, ढूंढना हिस्ट्री लेक्चर। जन विद्रोह की कमजोरी क्या थी, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। समग्र रूप से ये विद्रोह जन विद्रोह थे, लेकिन वस्तुतः स्थानीय के हम अलग थलग थे। कभी कोल विद्रोह कर रहे पश्चिमी घाट में, तो कभी पहाड़िया विद्रोह कर रहे बंगाल में। अरे भाई, सब लोग मिलके एक ही बार विद्रोह करो, ये पूरा पश्चिम विद्रोह करेंगे तो कैसे हो जाएगा। चलो, ये अधिकांशतः स्थानीय शिकायतों के परिणाम थे, स्थानीय रीजन थे। नेतृत्व चरित्र में अर्ध सामंतरी, अधोगामी, परंपरागत दृष्टिकोण वाला था। अगला है, यद्यपि इनमें से अधिकतर विद्रोह विदेशी शासन को उखाड़ फेरने की इच्छा के संदर्भ में एक समान प्रतीत होता है, यह राष्ट्रवादी भावना या साझा प्रयास के कारण नहीं था, अपितु उन दशाओं और हालात का विरोध कर रहे थे जो उन सब के लिए समान था। कि सब लगभग मुख्य रूप से क्या था कि भाई हमें हमारी ज़मीन दे दो, या लगान कम करो, या हमारे धर्म में मत हस्तक्षेप करो। यही तो था। तो अंग्रेज बोलते थे ठीक है नहीं हस्तक्षेप कर रहे थे, शांत हो जाते थे। बोलते थे ठीक है ज़मीन नहीं लेंगे, तो शांत हो जाते थे। बोलते थे ठीक है लगान कम दो, तो शांत हो जाता था विद्रोह। इस तरह ये कह रहा है, ये इतनी बड़ी सी पॉइंट में। ये विद्रोह रूप स्वरूप में वैचारिक सांस्कृतिक विषय वस्तु में शताब्दियों प्राचीन थे। बोलते थे कि हमें हमारी परंपरागत व्यवस्था स्थापित करके दे दो। इन शून्य उद्दंडों आंदोलनों को प्राधिकारियों द्वारा रियायत देकर शांत किया गया था, मतलब रियायत देकर शांत हो जाते थे। इन विद्रोह में लड़कों द्वारा अपने विरोध विदेशी शासन के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले हथियार, पद्धति और रणनीति तुलनात्मक रूप से अप्रचलित थे। तीर धनुष से कैसे लड़ोगे बंदूक वाले से, बताओ। कुल मिलाकर ये विद्रोह अधिनायकवाद, निरंकुशता के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध के बेशकीमती परंपरा स्थापित करने में सक्षम थे। इस तरह से 1.5 घंटे तक लगातार बोलने के बाद मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। 1857 का विद्रोह है जिसको मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ा सा बस यही करना है आपको, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है कंटेंट। अभी तो हमने चैनल शुरू ही किया है। ओके, थैंक यू सो मच।